हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हमारे लिए कौन सी है जिसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही फंसेगा। एक एक करके सब देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन रहने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरी की पूरी एंशिएंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ही सेशन है। इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं अक्सर। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इसको ढंग से पढ़ लेना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं आप कर सकते हैं। ये हमारा पूरी की पूरी दुनिया का मैप है। 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हुई हैं। बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई हैं, लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं 4 ओल्डेस्ट जो बड़ी सिविलाइजेशन हुई हैं जो उभर के आई हमारे सामने। एक तो देखिए कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुई, एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुई, एक ग्रीस वाली हुई। इजिप्ट के बारे में तो देखिए पिरामिड्स वगैरह, आपने ये सब चीजें आपको पता ही है, थोड़ा थोड़ा आपने सुना हुआ कहानियां। मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो इसमें इराक और ईरान एकदम से आते हैं एक पिक्चर में। आप इसको कह सकते हैं ये सुमेर है। मेसोपोटामिया ईरान को कहते थे, सुमेर जो कहते थे वो इराक को कहते थे। इसे सुमेरियन कल्चर बोलते थे, इसे मेसोपोटामियन कल्चर बोलते थे। और एक सिविलाइजेशन यहाँ पे ग्रीस में पनप रही थी, और ये ग्रीस वाली सिविलाइजेशन कौन सी है? ये वही सिविलाइजेशन है जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जन्म लिया, और फिर वो सारे के सारे टर्की को कुचलता हुआ, मेसोपोटामिया को कुचलता हुआ, फिर अफगानिस्तान के रास्ते से, पाकिस्तान के रास्ते से भारत तक पहुंच जाएगा, जहां पोरस के साथ युद्ध होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी हम वहां पढ़ेंगे। बट अभी मोटा मोटा मैंने आपको मैप के अंदर बताया 4 सिविलाइजेशंस के बारे में। अब आप देखिए, सबसे पहली सिविलाइजेशन की बात करता हूं जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। इसमें ईरान की बात कर ले चाहे इराक की बात कर ले, यानी कि सुमेर और मेसोपोटामिया को मैं एक ही मान के अभी चल रहा हूं। ये देखिए कि ये उस टाइम की सिविलाइजेशन है। ये आप थोड़ा सा पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इन लोगों ने मतलब डेवलपमेंट देखिए और तरीका देखिए बनाने का। आज की डेट में आपको बोल दिया जाए ना एक सीधी लाइन खींच दो, सीधी लाइन नहीं व्यक्ति खींच सकता। इन्होंने देखिए कि किस तरह से प्रॉपर्ली बिल्डिंग बना दी। मैं सच बता रहा हूं, आज के मिस्त्रियों को उठा के ले आओ, कोई दीवार तो इधर जा रही होती है, कोई उधर जा रही होती है, बहुत ही वाहियात तरीके से करते हैं। कोई बहुत तगड़ा मिस्त्री होगा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, ढंग का मकान बना दे। नहीं तो आपके मकान में मैं 100 नुक्स निकाल के दिखा दूं। मैंने बनवाया तो मेरे को पता है इस चीज का, ठीक है। तो इन लोगों ने देखिए, इनका आर्किटेक्ट बहुत तगड़ा था। इसके अंदर से चीजें क्या पूछ सकता है, मैं मेनली पहले उस पर बात करता हूं। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पे ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो अगर आपको नदी का पूछ लिया जाए तो यहां पे देखिए कि सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। 2 नदियां हैं यहां पे। अब ये पूरा का पूरा इराक का पार्ट है आज की डेट में अगर देखा जाए तो, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। ये 2 नदियां हैं। और इसको किस चीज के लिए जाना जाता था? ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत के अंदर ही सब कुछ डेवलपमेंट हो रही थी। ये एक राइटर ने अपनी किताब में भी लिखा था कि भारत के लोगों को ये भ्रम रहता था हमेशा कि सब डेवलपमेंट उन्हीं के देश में हो रही है, ऐसा जबकि था नहीं। जबकि यहां पे देखिए ये जो है बहुत ही चकाचौंध वाली जगह थी, ये शुरू से ही चकाचौंध वाली जगह रही है। तो आगे जब हम चल के देखेंगे, चाहे मेडाइवल में देखें, मॉडर्न में देखें, तो ये हमेशा चकाचौंध की एरिया रहेगा। तो उसने बताया था कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिशियन, लिटरेचर, ये भी बहुत ज्यादा तेजी से फल फूल रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस जगह हुआ करती थी। और लैंग्वेज यहाँ पे सुमेरियन लैंग्वेज थी। एक कमाल की बात है कि जो हमारे हड़प्पा कल्चर के अंदर देखा जाए तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, वहां भी हम पीछे हैं इनसे। और हो सकता है कि कुछ चीजों में तो हम उनसे आगे हैं, लेकिन कुछ चीजों में पीछे भी हैं। मतलब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अभी तक नहीं आई थी। वहां पे हम देखेंगे कि सिर्फ लिखना, मतलब कि पिक्टोग्राफ, कोई कहीं पे ट्रायंगल बना दिया, कहीं स्क्वायर, कहीं गोला बना दिया, उसी को लैंग्वेज बोला जा रहा है। वो पिक्टोग्राफ हुआ करता था। लेटर ऑन ये क्या हुआ कि ग्रेजुअली रिप्लेस हो गई, यानी कि इसको पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को रिप्लेस कर दिया किसी ने? अकाडियन सिविलाइजेशन ने। जैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने आके ओवरटेक किया था? आर्यंस ने। वैसे ही यहां पे क्या है, अकाडियन सिविलाइजेशन ने इनको आके ओवरटेक कर लिया था। कमाल की बात यह है कि ये लोग एक्चुअली में जब ओवरटेकिंग होती है ना, इसका मतलब है कि एक सिविलाइजेशन तो ऐसी है जो इकोनॉमी बेस्ड है, जो सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी, और कुछ सिविलाइजेशन ऐसी होती हैं जो लड़ाके होते हैं, जो बहुत ज्यादा मारकूट में बिलीव करते हैं, तो वो आके सब तहस नहस कर देते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता कि जब ये तहस नहस कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े वाइड स्केल में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इन्होंने स्किल सीख ली, हमने उसको भी तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे चीज हुआ करती थी पहले भी। जब हम आर्यंस की थ्योरी देखेंगे, तो थ्योरी है हालांकि वो, तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि हमारा देश 1000 साल पीछे चला गया उस वजह से, क्योंकि हड़प्पा वालों ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रखी थी, लेकिन आर्यंस को उतनी नॉलेज ही नहीं थी उस चीज की। आइए अब देखते हैं हम सेकंड सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए पूरा इंतजाम हमने कर रखा है, ताकि 1% भी आपको ये ना लगे लेक्चर के अंदर कि बोरिंग लेक्चर है। ये इनसे ना, इन पिक्चर्स से आपको हर चीज याद रहेगी, और एकदम वेब सीरीज वाली हमने ये पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है। ये जो सेशंस है ना, पूरे आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, किसी के भी पेड कोर्स में ऐसे सेशन आपको नहीं मिलने वाले। उसके कारण ये है, एक एक कलर कोडिंग पे, एक एक टेक्स्ट पे, फॉन्ट पे,
एक पिक्चर पे उसकी पूरी की पूरी लोकेशन पे कि कहाँ पिक्चर को तो इधर भी लगाया जा सकता है, उधर भी लगाया जा सकता है, बहुत ध्यान से लगाया गया है। फिर मैपिंग पे बहुत डिटेल में हमने हर चीज को कवर किया है। इसीलिए हम सबसे यूनिक है इस वक्त मार्केट में, आपको ऐसा कंटेंट और कहीं देखने को इसीलिए नहीं मिलेगा। अब यहां पे देखिए आपकी जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे पनपी थी? ये नाइल रिवर के किनारे पनपी थी। नाइल बहुत फेमस रिवर है, ये आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। फिर ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जिस सॉइल के आसपास थी, वो जो सॉइल थी ना, वो वहां पे क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगाई जा सकती थी। हम देखेंगे कि ये जब भी सिविलाइजेशन कोई पनपती थी ना, तो ये हमेशा पानी के एरिया के आसपास ही पनपती थी। उसका कारण है कि एक तो सॉइल फर्टाइल रहती थी, वहां पे आप खेती कर सकते थे, पानी पीने के लिए पी सकते थे, नहाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, धोने के लिए, है ना। तो सब कुछ था। और एक फिर इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। कुछ सिविलाइजेशन ऐसी भी थी जो फ्लडिंग के कारण ही खत्म हो गई, तो यहाँ पे एनुअल फ्लडिंग भी होती थी। नाइल रिवर है तो भैया फ्लड भी आएंगे फिर तो। फिर साथ के साथ क्या, इजिप्टियन ने रिटन रिकॉर्ड्स भी इनके हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सुमेर वालों की भी लैंग्वेज मिल रही है, इनकी भी लैंग्वेज मिल रही है, इजिप्ट वालों की भी। तो ये देखिए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हड़प्पा वालों के वहां पे हमें रिटन लैंग्वेज कोई भी नहीं मिलती है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, इसीलिए हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में सिर्फ हम अंदाजे ही लगा सकते हैं। जब हम खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत देखते हैं बहुत सारी चीजें, तब हम उस एंगल से देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें उसके अंदर नहीं पता लग पाता, इसीलिए। ठीक है। फिर इसको बोलते क्या थे, जो राइटिंग सिस्टम है, इसको बोलते थे हीरोग्लाफिक्स। ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, हायरोग्लाफिक्स बोलते थे, याद रख लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा हमेशा करवाने में बिलीव करता हूं, ताकि हम 2 कदम हमेशा एग्जामिनर से आगे चलें। फिर रूलर्स थे जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन के, उन्होंने मैसिव मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर और मेंटेन देयर पावर, यानी कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने में बिलीव करते थे कि भैया हम इस लेवल के व्यक्ति हैं, कोई कल को आके देखे तो उसे पता लगे कि हमारे अंदर यहाँ पे क्या रईसी चल रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े मैसिव मॉन्यूमेंट्स वो लोग बनवाया करते थे। पिक्चर से भी आपको क्लियर है। इजिप्ट ये रहा, अभी वर्ल्ड मैप में भी दिखा के ही आ रहा हूं वो। फिर आगे अगली सिविलाइजेशन, जो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन एक हमारे सामने आती है, वो चाइनीज सिविलाइजेशन आती है। ठीक है, बहुत सारी सिविलाइजेशन हुई है, 4-5 सिविलाइजेशन बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं। मैं मेन उनके पॉइंट्स बता रहा हूं। अब देखिए ये चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में, चाइना का तो आपको पता ही है। आज ऐसा टाइम आ गया कि जब भारत जो है ना, चाइना से आगे निकल गया है, डेवलपमेंट में नहीं, जनसंख्या में। जी हाँ, फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की कमी है, जनसंख्या तो इतनी बढ़ रही है भैया, तो लड़कियों की कमी कहाँ से हो रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए एनीवेज, तो ये चाइनीज सिविलाइजेशन जो है, विच रिवर इज सेड टू बी द क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब एक पालना होता है, ठीक है, बच्चे का। जो क्रेडल का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कौन सी नदी के किनारे पे आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा चाइनीज सिविलाइजेशन पैदा हुई है, स्टार्ट हुई है। तो ये येलो रिवर बोलते थे इसको, द मदर रिवर एंड द क्रेडल ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं पूछेगा, कहीं नहीं कोई चिंको के बारे में सवाल आपसे पूछने लगा। अब आइए, ये जो स्लाइड है, यहां से हमारा जो मेन पर्पज है वो शुरू होगा। आप देखिए कि हम पढ़ने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां देखिए आपकी किस तरह का इनका पूरे का पूरा सिस्टम होता था। यहां पे किश्तियां वगैरह, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही यूनिक है। आप देखिए कि घर किस तरह के होते थे, एक एक चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम अपने हिसाब से बना रखा था। मतलब इन लोगों का आर्किटेक्ट बहुत बहुत तगड़ा था और सुपीरियर था। कैसे ये लोग डेवलप हुए, एक कुछ समय पहले ना, कुछ समय तो नहीं, काफी समय पहले एक फिल्म आई थी मोहनजोदारो नाम की, ऋतिक रोशन साहब की और पूजा हेगड़े की, है ना। तो ये हमने उस टाइम पे देखिए कि शायद वैल्यू ही ना की, वो लोगों ने नहीं की थी, कोई फ्लॉप ही हो गई थी ये मूवी। लेकिन आज की डेट में इस पूरे के पूरे सेशंस जितने भी हैं, इनको देखने के बाद इस फिल्म को देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा वो सिमिलैरिटीज फील होंगी। एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि फिल्म तो फिल्म में होती है, कहानी के अराउंड घूमती है, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग जो होते हैं किस टाइप से रहते थे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के अंदर समझाता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम बोलते हैं तो किस एरिया को बोलते हैं। आज की डेट में अगर देखेंगे तो बहुत सारा एरिया पाकिस्तान के अंदर जा चुका है और कुछ भारत के अंदर भी है। राखीगढ़ी जो है आज की डेट में हॉटस्पॉट बना हुआ है हरियाणा के अंदर, वहां से बहुत कुछ निकल रहा है। लेकिन जो मेन एरियाज हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए हैं। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा भारत का मैप है, लेकिन यहाँ पे देखो लोथल है, जो ये गुजरात वाली साइड है, ठीक है, गुजरात वाली साइड है। फिर यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ तो ये मोहनजोदारो आएगा। ये बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड शहर माना जाता था, सबसे ज्यादा रईस शहर माना जाता था पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का या फिर कहीं इंडस सिविलाइजेशन का।
आप सोचेंगे कि हमने तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सुना है, तो यहाँ तो बहुत सारे शहर निकल के आ रहे हैं, हम अभी देखोगे आगे कि बहुत सारी जगहें निकल के आएंगी, तो हड़प्पन क्यों बोला जाता था? तो आपको यहाँ से क्लियर होगा। देखिए मोहनजोदारो ये छोटा सा एरिया हो गया, फिर जब आगे चलते हैं ना हम, ये जो हड़प्पा का एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी एक तरह की उनकी स्टेट जो हुआ करती थी हड़प्पा हुआ करती थी, जिसके रेफरेंस में हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में कभी भी, ठीक है। और एक ये मेहरगढ़ जो एरिया है ये कहाँ पड़ता है आज की डेट में देखते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। इसको क्या बोलते थे? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। ये आगे भी, ये अभी हम देख के भी आए हैं ना, पहले भी देख के आए थे, अब आगे भी हम देख लेंगे ये मेहरगढ़ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो साथ ही साथ मैं सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करता जाऊंगा। और ये थोड़ा सा मैंने पिक्चर्स के थ्रू पूरे का पूरा हड़प्पन या फिर कहीं की इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर दिखाने की कोशिश की कि इस तरह से ये लोग रहते होंगे। अभी हम एक एक, आप सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर्स ऐसे ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ईंटें लगी हैं ना, इनके ऊपर तक भी हम बात करेंगे, तो आपको तब समझ में आएंगी चीजें। आइए अब मैं पहले एक पूरे का पूरा ओवरव्यू देता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ताकि आपको चीजें क्लियर हों। एक बारी क्लैरिटी हो गई माइंड में, उसके बाद हम इनकी एक एक परत खोल के और डिटेल में देख लेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर कुछ भी आए तो आप हर चीज करने के लिए सक्षम हो, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर बातें क्या क्या करेंगे। लैंग्वेज की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, इनका धर्म कौन सा था, रिलीजन कौन सा था, फिर ये करेंसी या पैसे कौन से यूज किया करते थे, ये सब चीजें करेंगे। फिर लास्ट सेरेमनीज की कोई मर जाता था तो तब क्या करते थे, एक एक चीज की उधेड़बुन करेंगे। अब पहली बात करते हैं लैंग्वेज की। आप मेरे को बताओ कि लैंग्वेज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि दूसरी सिविलाइजेशंस में जहां पे रिटन रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस हो रखे थे, यहां पे क्या थी, सिर्फ पिक्चर वाली लैंग्वेज थी, और वो भी पिक्चर्स वाली साइन लैंग्वेज थी। ऐसा मत समझ लेना कि बहुत डेवलप्ड थी, ऐसा कुछ, ऐसा किसी ने यूं कर दिया कि इसका मतलब ये है कि किसी ने आई लव यू बोलना है तो उसने यूं कर दिया, है ना, कि आई लव यू बोलना है तो मतलब ये हो गया, ये आई लव यू है, ऐसे करके, है ना, कि मतलब कुछ भी, किसी ने गाली देनी है किसी को तो यूं कर दिया, ये गाली हो गई, ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज इनकी देखने को मिलती थी, जिसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। फिर यहाँ पे सिटाडल और लार्ज ग्रेनरीज मिलती थी। सिटाडल क्या था और लार्ज ग्रेनरीज, ग्रेनरीज तो अनाज के भंडार थे। सिटाडल के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक एक चीज दिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। फिर नेचर ऑफ वर्शिप, जो बात करेंगे कि पूजा किसकी करते थे, तो ये पूजा करते थे, जो आप सोच रहे होंगे कि किसी भगवान की करते होंगे, जी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या करते थे, सिंपल देखना यहाँ पे सेक्स पूजा होती थी एक तरह से, ये समझ लीजिए, यानी कि योनि पूजा होती थी, योनि वर्शिप करते थे। मदर गॉडेस थी इनकी एक, और दूसरा था फेलस वर्शिप। अब मदर गॉडेस किसको बोलते हैं, देखिए उस टाइम पे जो सेक्स होता था ना, वो इतना बड़ा टैबू नहीं होता था। आज की डेट में एक बच्चा अपने घर वालों से पूछ ले सेक्स के बारे में, सेक्स की एजुकेशन देने से पेरेंट्स कराते हैं, सेक्स का मतलब हाँ, बस सिंपल सा यही है। आप देखिए कि आपने कभी बचपन में 10वीं के अंदर बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसके अंदर एक रिप्रोडक्शन चैप्टर आता था। टीचर सब बकवास कर देती थी, लेकिन एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि सेक्स एक टैबू है, उनको शर्म आती थी ये बताने में। जबकि अगर उसको अच्छे से बताया जाता तो कई बच्चे जो होते हैं उनको भी बीमारियां लग जाती, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वो एक तरह से प्रिकॉशंस ली जा सकती थी। लेकिन वहां पे टीचर्स की एक बहुत बड़ी लैग रहती है, तो वहीं से आप समझ सकते हैं। आज बहुत सारे हम देखते हैं भारत के अंदर केव्स है या कई मंदिर है, वहां पे क्या है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, है ना, जो अभी तक रेनोवेट नहीं हुए, क्योंकि मुगलों के टाइम पे बहुत सारी तोड़फोड़ हुई थी, इस वजह से आप समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं वहां पे कि जो वहां पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, या फिर वहां पे जो कार्विंग की हुई है, वो पूरी की पूरी सेक्स की है ना, कि अलग अलग मुद्राएं दिखा रखी हैं। लेकिन देखिए अब कमाल की बात है कि लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे मंदिर ही नहीं है, ऐसा भी चीज़ें बोल देते हैं, ये हमारी धरोहर ही नहीं है, ये तो हमारे ऊपर लांछन लगा रखा है, ये है वो। जबकि आप देखिए कि समझ रखिए कि ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक सब्जेक्ट ही अलग है। आप इसको अलग वे से लेके चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। वो नॉनसेंस लोग जो होते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं होती है बिल्कुल भी, अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है चीज़ों की, वो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। जबकि आप देखिए कि जो अपना कल्चर आ रहा है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, वो कहां पे आ रहा है, वो औरत की योनि की पूजा कर रहे हैं। और कई जगह पे ऐसी पोट्री मिली है, पोट्री मतलब कि पोट जैसे मिट्टी की जो होती है ना, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जहां पे औरत की योनि से एक प्लांट उगता हुआ दिखा रखा है। यानी कि वो कहते थे कि जहां से हम आए हैं हम उसी की पूजा कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, भगवान ने हमें बनाया इसलिए हम उसकी पूजा करें, ही इज द क्रिएटर। तो इसीलिए ये भी बोलते थे कि इनको जो ये लॉजिकल लोग थे, ये सीधा बोलते थे क्रिएटर यही है, इसी की पूजा करें। फिर फैलस वर्शिप करते थे। फैलस का मतलब क्या होता है, लिंग होता है, आदमी का जो लिंग होता है उसकी पूजा किया करते थे, और औरत की योनि की पूजा किया करते थे। ये क्लियर कट है, ठीक है भाई।
फिर पीपल के ट्री की पूजा करते थे ये लोग, पेड़ों की भी पूजा किया करते थे। एक बुल होता है, बुल को ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते थे। ये कई सील्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, हालांकि सील्स का अलग रेलिवेंस रहता था, लेकिन जब हम पूरा पढ़ेंगे सील्स के बारे में तब समझ में आएगा। ये तो ओवरव्यू दे रहा हूं अभी मैं, बट ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में इससे। ठीक है, एनसीईआरटी तक मैंने कवर कर रखी है, एनसीईआरटी में भी इससे बेटर नहीं बताया होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। और एक एक पिक्चर इसीलिए लगाई कि आपको साथ के साथ समझाता जाऊं, इतनी मेहनत कोई नहीं लगाता है। ठीक है, फिर और ये बता दूं कि YouTube की जो वीडियोस हैं और ये जो वीडियोस हैं बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत कुछ ऐड ऑन है। अब वो देखेंगे तो पता लगेगा, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि सीधा सीधा, कई बार हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज होने लगता है सेम ही है। जी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसके अंदर बहुत नया कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जब पूरी एंशिएंट खत्म करके जाओगे ना तो आपको पता लगेगा ओ माय गॉड ये इतना कुछ है इसके अंदर, तो पूरी देखो उसके बाद पता लगेगा। फिर ये जो है फायर की यानी आग की भी पूजा किया करते थे, उस टाइम पे हवन कुंड भी हुआ करते थे। अब ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जैसे हवन कुंड है, तो अब ये क्लैरिटी नहीं होता होगा कि हवन कुंड में ये डेली पूजा करते थे, डेली हवन, या कोई ओकेजनली ऐसी सेरेमनी किया करते थे हवन कुंड की, या फिर कोई शादी किया करते थे या कुछ किया करते थे, वो अभी तक प्रॉपरली क्लियर नहीं है इसके अंदर। फिर पशुपति महादेव की एक निकलती है सील, सील जैसे ये होगी सील ना, सील आज की डेट में वो ठक करके लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो सील है ना उससे हमें अंदाजा लगता है कि ये महादेव है। हालांकि इसका कोई रेलिवेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो बुक्स के अंदर एनसीईआरटीज वगैरह में या बाकी की बुक्स में लिखा हुआ है कि आज की डॉट जो उसको डेसिफर कर रहे हैं, डेसिफर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से उसको उससे समझ रहे हैं, पूरी समझ निकाल रहे हैं, तो वो यही निकल के आती है कि ये महादेव है। वो सिर्फ क्यों आ रही है देख के, वो हम जब देखेंगे ना उस सील को डिटेल में तब पता लगेगा हमें, तो वो एक क्वेश्चन मार्क फिर आपके माइंड में क्रिएट करेगा। मैं थोड़ा रियलिस्टिक और एक एजुकेटेड पर्सन के दिमाग में जो चलनी चाहिए रैशनल थिंग्स में उनकी बात करूंगा, क्योंकि बात सिर्फ पढ़ाने की नहीं होती है, बात होती है एक रैशनल चीजें सिखाने की भी। आप नॉनसेंस चीजें कितनी भी क्रिएट करके सिखा दो, लेकिन एक रैशनल चीजें बहुत आपको कम देखने को मिलेंगी। फिर जो इनके ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे, ये व्यापार भी किया करते थे, और किन के साथ किया करते थे, ये सुमेर के और मेसोपोटामिया के साथ किया करते थे। आप देखिए अगेन कमाल की बात है। और ये सुमेर और मेसोपोटामिया ना आगे चल के जब हम देखते हैं, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे मेडाइवल में देखेंगे जाके ईरानियन इन्वेजन्स हो भारत के अंदर आए, अरब इन्वेजन्स हो, वो आगे देखेंगे हम, तो वहां भी देखें कि सबसे बड़े मुद्दे की जड़ क्या रहती थी कि ये लोग आते थे ना व्यापार करने, तो इनको पता था कि भारत के अंदर मसाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो देखिए कि सारे का सारा वहां पे फिर मसाले का गेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिकन था, चिकन को प्रिजर्व करने के लिए मसाले चाहिए होते हैं, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ भी आया करते थे, यहाँ का फिर एक्सपोर्ट उधर भी जाया करता था। हमारे यहाँ पे जैसे कॉटन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करती थी, तो उधर जाया करता था। हम लोग और क्या क्या चीज़ें बनाते थे, मेकअप की चीज़ें बनाते थे, बीड्स की चीज़ें बनाते थे, वो भी उधर जाया करती थी, उधर की कुछ चीज़ें यहाँ आया करती थी। इस तरह का रिलेशन हमारे जो ट्रेड के थे इनके साथ थे। ठीक है, सुमेर और मेसोपोटामिया यानी ईरान और इराक के साथ थे। अब जो आईवीसी पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आईवीसी कहीं भी मैं लिखूं तो ये इनको पता था कि गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये ध्यान रखना। और जो सबसे ज्यादा इनका यूसेज होता था ना, ये ब्रॉन्ज का यूज किया करते थे, ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। बट इनको एक चीज का नहीं पता था और वो थी आयरन, यानी लोहे का इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। और यही आगे जाके इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसको मैं बार बार थ्योरी बोल रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति ने एक थ्योरी गढ़ी है, पता तो किसी को भी नहीं था भैया, 2500 साल पुराना जाके किसको पता कि क्या हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति ने एक थ्योरी बनाई और बताया कि आर्यंस ने आगे ऐसे आक्रमण किया और उनके पास लोहे के हथियार थे, जिस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया। और कुछ ऐसे भी बोलते हैं आगे कि कुछ बाढ़ वगैरह आई, अर्थक्वेक आए, तो उससे ये सब हो गया। ये हम जब इसके शुरुआत से लेके अंत में जाएंगे ना इस सिविलाइजेशन के, तब हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ होगा। अभी उसका सत्यानाश नहीं करते क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया, तो अभी खत्म क्यों करना, अभी तो शुरुआत हुई है ना उस चीज की। पहले ही फिल्म के क्लाइमेक्स पे पहुंच जाओगे तो क्या होगा। तो ये हो गया पूरे का पूरा इनके मतलब मेटल्स की यूसेज। एक और मैं बताता हूँ लास्ट सेरेमनीज के बारे में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये हो सकता आ रहा हो कि आपको लग रहा हो कि ये लोग जला दिया करते थे व्यक्तियों को। जी नहीं, आज हम जला रहे हैं। जैसे ये लोग क्या क्या करते थे, मैंने थोड़ी देर पहले जो मैप दिखाया था उसमें भी दिखाया था कि जो पाकिस्तान टाइप का एरिया है, ये देखना, ये सिविलाइजेशन ज्यादा देखिए किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। और ये पहले भारत ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि आज की डेट में जैसे देखते हैं तो आज की डेट में भी लोग यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है जो कम्युनिटी के, वो दफनाते ही हैं। आप ये भी देख लेना इस चीज को। तो अगर हम उस
वक्त की और आज की भी बात करें तो ये एकदम सही निकल के आती है कि लास्ट सेरेमनीज में ये कंप्लीट बरियल किया करते थे। 3 तरीके से किया करते थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ दफना दिया नीचे जाके, जी नहीं। जैसे हम इजिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे तो वो मम्मीज वगैरह बनाते थे, पूरा अच्छे से पेस्ट लगाते थे ताकि वो व्यक्ति की त्वचा खराब ना हो और उसको जलाते नहीं थे, दफनाते थे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 2-3 तरीके होते थे। एक तो कि पूरे के पूरे व्यक्ति को, पेस्ट पुस्ट का तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे कहीं मेंशन भी नहीं है कि पेस्ट था इनके पास कोई ऐसा, लेकिन एक था कि पूरे के पूरे व्यक्ति को कब्र के अंदर दबा दिया। दूसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शनल बरियल या पार्शियल कह लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति जो मरा है उसकी शरीर को, डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, चील को हुए आएंगे, उसके मांस को नोच नोच के खा लेंगे, जो हड्डियां बचेंगी, रिमेन्स होगा। आज भी जैसे हम करते हैं ना कि पूरे के पूरे व्यक्ति को जला देते हैं, बाद में वो जो राख और वो सब बचता है उसको पानी में जाके बहा देते हैं, वैसा ही था कि वो जो एंड में हड्डियां वगैरह बचेंगी उनको दफनाया जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल। फिर तीसरा है पोस्ट क्रीमेशन बरियल, ठीक है। ये वही वाली चीज है कि पूरे का पूरा उसको क्रीमेशन कर दिया। आप समझिए इस चीज को कि जैसे जला दिया एक तरह से, है ना, उसको जला दिया, फिर बाद में जो हड्डियां वगैरह बची उनको भी नीचे दफना दिया। ये 3 अलग अलग तरह की इनकी सेरेमनी हुआ करती थी, लास्ट सेरेमनी, जिसमें ये व्यक्ति को अलविदा कह दिया करते थे। अब हम एक एक करके चलते हैं इनकी डिटेलिंग में। जैसे कि मैंने बोला था कि सीटाडल के बारे में अभी बात करेंगे और सील्स के बारे में बात करेंगे, तो बहुत अच्छा आपको मजा आने वाला सीखने को है, ठीक है। सीटाडल और लार्ज ग्रेनरीज की बात करते हैं। ग्रेनरी क्या होता है, यहाँ पे अनाज के भंडार मिले बहुत बड़े बड़े। अब अनाज के भंडार का मतलब है कि इनको इतनी समझ थी कि एग्रीकल्चर कैसे करना है। क्यों? क्योंकि अगर अनाज के भंडार है भाई तो तभी तो इकट्ठा कर रहे हैं, और ये बहुत सारी फसलें उगाया करते थे। वो अभी धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे। दूसरा ये है कि जो सीटाडल हुआ करता था, सीटाडल जो है ये समझना कि 2 भागों में पूरे का पूरा शहर बटा होता था। एक भाग हो गया जो ऊपर के लेवल में रहेगा और एक भाग हो गया जो नीचे रहेगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये एक तरह से शाही जगह हो गई, यानी कि रॉयल लोग हो गए जो रहेंगे। हालांकि ये मेंशन्ड नहीं है कि इस सिविलाइजेशन के अंदर कोई राजा हुआ करता था या कोई मोनार्की सिस्टम था, जी नहीं, ऐसा कोई सिस्टम कहीं पे देखने को नहीं मिलता। बट स्टिल हम ये इतना देख के समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई तो मुखिया रहता ही होगा, क्योंकि तभी ये इतनी रॉयल्टी वाली जगह बना रखी है और वो कॉमन पीपल के लिए बना रखी है। यानी कि लोअर सिटी थी जो वो नॉर्मल आम इंसानों के लिए थी, और जो अपर सिटी थी जिसको हम सीटाडल बोलते हैं, एक तरह से किला समझ लीजिए, यानी कि जो हाइट पे है, ठीक है। इसका ही सामने का व्यू दिखा रहा हूं और ये टॉप फ्लोर का व्यू दिखा रहा हूं। ऊपर से जहाज लेके जाएं तो ऐसा दिखेगा, सामने से ऐसा दिखेगा। अभी पूरा दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहां पे जो लोग रहा करते थे इस सीटाडल में, रॉयल लोग रहा करते थे, यहीं पे ही ग्रेनरीज भी थी और फायर अल्टार्स यानी कि बड़ी बड़ी अंगीठियां भी यहीं देखने को मिली थी। अब इसका थोड़ा सा मैं एक बेस्ट व्यू दिखाता हूं आपको, अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसा रहा होगा। आप देखना, ये पूरे का पूरा दिख रहा है आपको। ये तो होगी लोअर सिटी, ध्यान दो, ये हो गई लोअर सिटी, यानी कि नीचे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने पूरा मार्क कर रखा है, यहां के लोगों को अगर इधर जाना है, ये देखो, अब जमीन का देखो, ये जमीन के नीचे है और ये जमीन के कितने ऊपर है, उससे लगभग इतना डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। तो अब आपको समझ में आएगा, ये देखो कि ये नीचे रह रहे हैं और वो ऊपर रह रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी भी फ्लड आता है या कुछ आता है, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो क्या होता था कि ये जितने भी लोग हैं ये भाग के कहां जाएंगे, ये इस रास्ते से, यहां से होते हुए ये सीढ़ियों के रास्ते से यहां पे जाके छुप जाएंगे। यानी कि बाढ़ से एक तरह से आपको बचाया जा सकता है, या कभी दुश्मन का हमला होता है तो भी ये लोग कहां जाके, इस किले में जाके छुप जाएंगे, जिसको कि हम सीटाडल बोल रहे हैं, ठीक है। ये इनकी देखिए कितनी बेस्ट प्लानिंग हुआ करती थी। अच्छा, अब सोच रहे होंगे कि अनाज के भंडार कहां रखते हैं, अपने दिमाग लगा के बताओ, अनाज का भंडार यहां होगा या यहां होगा। अब कॉमन सेंस लगाएंगे तो कहां होगा, यहां होगा, जी हां। और फायर अल्टार्स भी कहां होंगी, यहां होंगी। यहां पे सारी सुविधाएं इन्होंने दे रखी थी अपने मुश्किल वक्त के लिए भी। तो यानी कि, और यहां पे ऐसा नहीं था कि ये लोग कभी भी यहां पे आ जाएं, यहां पे भी ऐसे ही होता होगा जैसे आधार कार्ड या कुछ दिखा के कि भैया कुछ इनका पहचान पत्र होते होंगे, है ना, कि ये देख लो हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, अब हमें जाने दो। तो यहाँ पे जो द्वारपाल खड़ा होता होगा, अच्छा ठीक है तुम तो यहीं के हो, चलो घुसो, फिर तुम यहीं के हो, चलो घुसो, अच्छा तुम्हारे पास दूसरे देश का आधार कार्ड, निकलो यहाँ से, है ना। तो इस तरह से ये सारे का सारा सिस्टम रहता था। ये हो गया सीटाडल और वो हो गया लोअर सिटी। आया मजा देख के थोड़ा सा? मैंने बोला ना इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने चीजें बताई हैं, एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगी। अब देखते हैं सील्स के बारे में। ये तो हमने देख लिया इनके बारे में। अब सील्स की जो नॉलेज है, बहुत सारी सील्स हमें देखने को मिलती हैं जमीन में गड़ी हुई, लेकिन इनसे पता क्या लग रहा है और क्यों हम इनको स्टडी कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि कई वैरायटी ऑफ सील्स मिली,
ये क्या करते थे, जैसे ये सील है एक, ये है एक यूनिकॉर्न की सील। यूनिकॉर्न क्या होता है, एक घोड़ा जिसके सर पे वो सींग होता है और वो उड़ता भी है। ये बचपन की परियों की कहानियों में हमने देख रखा है। लेकिन क्या है कि ये यूनिकॉर्न जो है, ये तो ऐसा नहीं होता होगा, जो भी है उड़ने वाला। यहाँ पे समझना, ये इसको बोलते हैं मोटिफ। मोटिफ, मोटिफ मतलब फोटो। सील के अंदर 3 पार्ट मेन हुआ करते थे, ठीक है। पहला मोटिफ हो गया, दूसरा हो गया टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट कह लीजिए या सिंबल कह लीजिए। ये देखिए लिखा हुआ कुछ। अब इसको डेसिफर नहीं ढंग से किया जा पा रहा है, क्योंकि ये पता नहीं ना कि वो लोग इसको क्या समझ देंगे। ये मछली सी बना दी, ये डंडी बना दी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका पता कैसे लगेगा, बहुत मुश्किल है। तो ये यानी कि कुछ ये हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति की सील है, या तो उसका, या फिर किसी कंपनी, मान लो कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना रखी थी व्यापार के लिए, ये भी हो सकता है। तो या फिर कोई कम्युनिटी थी तो ये कम्युनिटी की सील हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। फिर साथ में ये देखिए, ये चारा वाला एक बर्तन सा बना होता था। कई सील्स में ये होगा बर्तन, कईयों पे नहीं होगा, तो ये भी होता था। यानी कि ये 3 पार्ट बनाए जाते थे। और कईयों में क्या होता था, कुछ सील्स आपको देखने को मिलेंगी जिसके अंदर ना तो मोटिफ है और ना ही ये बर्तन है, सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखिए। और कुछ सील्स होती थी, देखिए सील्स भी अलग अलग तरह की होती थी। कुछ होती थी कि एक आप समझना कि एक गोल सी सील देखिए, जैसे मान लो कि ये सील हो, इसको यूं कर दिया जाए और वो सील लग गई यहाँ पे। एक तो ये हो गई, और दूसरी हो गई ठक वाली सील, है ना, कि इस तरह से लगाई और वो जाके वहाँ पे चिपक गई। जैसे ये आप कहीं भी ऑफिस में, ये गवर्नमेंट ऑफिस में देखेंगे, वो यूं यूं करके और यूं लगा देते हैं। ये कौन सी हो गई, ठक करने वाली सील हो गई। और एक हो गई घूमने वाली सील हो गई। ये दोनों मैंने चीज़ें बता दी। ये देखिए, ये घूमने वाली सील है, ये टक करने वाली सील है। दोनों लगाते कैसे थे, ये सील है ना, ये रही, ठीक है, ये सील हो गई। अब गीली मिट्टी पे आप देखिए, कहीं भी कोई मिट्टी की क्ले वगैरह होती थी, वहां पे जाके इस सील को ठक कर देते थे। जैसे ही ठक करके हटाते थे, आप देखो यही जो साइन है, बिल्कुल यही साइन जो है यहाँ पे छप गया। यानी कि इससे पता लग जाएगा, ये एक सील, जैसे मान लो कि सिर्फ मेरे पास है, तो मेरे को पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने सील्ड प्रोडक्ट है, ये मैंने दिया हुआ है। आज भी आप देखिए, कभी फोन वगैरह लेने जाते हैं, उसमें सील लगी होती है ना। ऐप मान लो कि तुम अभी नौकरी लग जाओ और एप्पल का फोन लेने जाओ, है ना, अच्छा खासा अमीर हो जाओगे, फिर एप्पल का फोन लेने तो जाओगे ही, वो तो हर कोई इंसान करता है। और वहां पे मान लो कि उस ऊपर स्टिकर लगाओ, उसका सील लगी हो कि ये जो सील है इसको अगर लगी हुई है तो ही ये ओरिजिनल है, नहीं तो अगर ये फटी हुई सील है तो इसको मत लीजिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता था। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, बहुत दूर दूर ये रहते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ ना कि पूरा पाकिस्तान आ गया, फिर कुछ भारत भी आ गया, इतना बड़ा एरिया था, ये कोई छोटा सा एरिया थोड़ी था। तो आप समझना कि ये दोनों एक दिन क्या होता है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की अपनी अपनी कंपनी मान लीजिए, या अपनी अपनी दुकान मान लीजिए, दुकान मान लेते हैं तो ज्यादा रहेगा। ये हो गई शॉप ए की और ये इस शहर में रह रहा है, ये शॉप हो गई बी की, ये इस शहर में रह रहा है। एक दिन ये आपस में मिलते हैं। अब ए क्या करेगा, ए बी को बोलेगा कि भैया जब हम व्यापार कर ही रहे हैं तो हमारे पूरे के पूरे सामान में से कि इतनी इतनी दूर हम आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम अपना पूरा काम धंधा छोड़ के क्यों आए। हम ऐसा करते हैं, कोई एक मिडल मैन रख लेते हैं बीच में, जो तुम्हारा सामान उधर लेके जाए और मतलब मेरा सामान इधर लेके आए। ऐसा करके हम आदान प्रदान करते हैं, जैसे आज की डेट में अमेजन हो गया। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एश्योरिटी कैसे होगी कि वो प्रोडक्ट एकदम बीच में से निकाल नहीं रहा है, सारे का सारा सामान ही इधर पहुंचा रहा है। तो ये बोलते हैं कि हम एक सील दे देते हैं खुद की एक दूसरे को। तो ए अपनी सील जो है वो बी को दे देता है, यानी कि अब बी के पास किसकी सील है, ए की सील है। और जो बी है, देखो ना, ये ए है ये बी है, तो बी जो है वो कहता है अच्छा ठीक है, एक सील तुम मेरी रख लो। अब ए के पास किसकी सील है, बी की सील है। बीच में सी आया, सी कौन है, ये अमेजन है, यानी कि ये इधर से सामान लेके और इधर तक पहुंचा रहा है, बस इसका यही काम है। अमेजन का खुद का कोई स्टोर नहीं होता है, ये सामान पूरा लेके जाएगा और उधर लेके जाएगा, फिर उधर का लेगा और उधर का सामान इधर लेके आएगा। लेकिन अब ये निकाल नहीं पाएगा कुछ भी, क्यों, क्योंकि जो सामान होगा, ए ने क्या किया होगा, ये पोटली है पूरी की पूरी, ऐसी बहुत सारी पोटली होंगी, उसके ऊपर गीली मिट्टी के ऊपर क्ले लगाई होगी और उस क्ले के ऊपर इसने बी की सील ठक करके लगा दी होगी। अब जब ये बी के पास पहुंचेगा, बी देखेगा अच्छा सील लगी हुई है मेरी, एकदम बंद है, एकदम करेक्ट, सही है मेरा माल। फिर ऐसे बी क्या करेगा, बी अपनी जितनी भी पोटलियां हैं जो इसको भेजनी है, बी उनके ऊपर सील लगाएगा ए की और भेज देगा, फिर ए देखेगा यहाँ पे। तो इस तरह का पूरा इनका सिस्टम रहेगा। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज समझा दी, इतनी डिटेल में तो कोई व्यक्ति किसी को नहीं समझाता भाई, पूरी जी जान लगा दूंगा सब समझाने में। ठीक है। अब ट्रेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ट्रेड रहता कैसे था। ये सुमेर है, ये मेसोपोटामिया है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों इनके साथ ही हमारा ट्रेड रह रहा है, क्यों,
कारण बताओ। आप देखो ये जो पूरा एरिया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा लोथल, ये पूरा क्या है, यही तो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ट्रेड किसके साथ करेंगे, ये अपने पड़ोसी के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो पड़ोसी कौन है इनका, ईरान है, और ये इधर बैठा इराक है। अब ये जो है आज की डेट में इसको इराक बोल रहे हैं, आज की डेट में ईरान बोल रहे हैं, पहले थोड़ी था भाई, ये पहले तो अलग अलग हुआ करता था, इनकी बाउंड्रीज भी अलग अलग हुआ करती थी। सारा देश पहले ऐसा थोड़ी हुआ करते थे कि ये भारत है ये वो है। मैप भी समय के साथ मैप बदल रहे हैं भाई, समय के साथ राजा बदले, एडमिनिस्ट्रेशन बदली, मैप बदले, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये पूरा जो हुआ करता था मैसोपोटामिया और सुमेर, ये पूरा व्यापार किया करता था, क्योंकि ये दोनों इमीडिएट एक दूसरे के साथ लगे हुए, ये पूरे का पूरा व्यापार यहाँ भारत के साथ किया करते थे। अब ये इसके पास और भी कई तरीके थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि जमीनी के रास्ते से ही करेंगे, इनके पास भी शिप हुआ करते थे। आप सोचेंगे कि ये क्या है, शिप भी होते थे तब, जबकि हम आगे चल के देखेंगे तो आगे कई ऐसे सिविलाइजेशन आएंगी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो नष्ट ही कर दिया गया था। मैं बोल रहा हूँ आगे चल के तो बिल्कुल जीरो से शुरू हुए। तो आप देखेंगे लोगों को अकल ही नहीं थी कि हम कोई समुद्री जहाज भी बना सकते हैं, और अगर समुद्री जहाज भी बनाया तो वो सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए ही बनाया, क्योंकि किसी को पानी के रास्तों का ही नहीं पता था। आप समझना कि कोलंबस कब भारत के अंदर आया, सॉरी वास्को दी गामा कब भारत के अंदर आया और कब उसने भारत को खोजा। समझो आप ये कब का टाइम है, वो हम मॉडर्न में जाके पढ़ेंगे। समझ लो एडी में टाइम है सारे का सारा। तो यहाँ के लोग कितने डेवलप होते थे, उनको कितनी समझ होती थी, इतनी ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी भी नहीं, तब भी वो लोग क्या करते थे, यहां से समुद्र के रास्ते से जाते थे और इस तरह से अलग अलग जगहों पे ट्रेड करते थे। जैसे यहाँ लोथल है, लोथल में बहुत बड़ा डॉकयार्ड है मान लो, वहां जाते थे, समुद्री जहाज को खड़ा करते थे, वहां से सारी की सारी जगह पे अपना पूरा पूरा व्यापार करते थे, और जो यहाँ पे फैलाना होता था अपने सारे मार्केट में सामान, वो फैला के, और यहाँ की मार्केट से जो सामान लेना होता था जहाज में भरा और वापस से ईरान में आए, फिर ईरान में यहाँ पे खाली किया जहाज, फिर इस मार्केट में वो सारे का सारा सामान फ्लश कर दिया। समझ रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे किया करते थे ताकि बहुत ज्यादा इनका समय भी खराब ना हो और एक ही गो में सब कुछ होता था। तो यानी कि डबल प्रॉफिट, एक तरह से इधर भी प्रॉफिट उधर भी प्रॉफिट, है ना मजेदार चीज। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब यही चीज अगर यहां पे मेरे को देखनी हो तो ये देखिए कि सुक्त केंद्र है, ये भी वही था, यहां भी डॉकयार्ड हुआ करता था। लोथल का तो मैं बता ही चुका हूं कि यहां डॉकयार्ड हुआ करता था, और यहां अलग अलग साइट्स हैं, ये साइट्स भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ये रोपड़ साइट हो गई, ये तो अपने चंडीगढ़ के पास, ये राखीगढ़ी बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रखा है ये साइट। फिर कालीबंगा, बनावली, ये तो है ही है। साथ में ये चानूदारो जो है, ये एक अकेला ऐसा चानूदारो जगह थी जहाँ पे कोई फोर्ट नहीं था, यहाँ पे कोई भी किलाबंदी नहीं थी। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, जो सिटाडल अभी पढ़ के आए हैं, सिटाडल को फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई का मतलब होता है चारों तरफ से उसकी किलाबंदी कर दी जाती थी सिटाडल की, क्यों, कोई हमला ना हो पाए या फिर कोई बाढ़ वगैरह है तो उससे हम खुद को सेफ गार्ड कर पाए। लेकिन सिर्फ चानूदारो एक ऐसी जगह थी जहां पे फोर्टिफिकेशन नहीं था। मैं बोल रहा हूं ना, मेरी हर बात में क्वेश्चन है, हर बात में जवाब है, और इनसे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर एंशिएंट से पूछा गया तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूं, हर टॉपिक को मैं इतने डिटेल में नहीं करूंगा कवर, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसको मेरे को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कवर करना पड़ रहा है। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। जो आपने पैसे दिए ना, मैं उसका कहीं कहीं हजारों गुना ज्यादा आपको प्रोड्यूस करके दूंगा एक एक चीज। एक ये मेहरगढ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ब्रेड बास्केट भी बोला जाता है ऑफ बलोचिस्तान, ब्रेड बास्केट ऑफ बलोचिस्तान। ये जो नदी है ये इंडस रिवर है, ठीक है, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। फिर इंडस जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, झेलम में, चेनाब में, रावी में, यहीं पे हड़प्पा हारे या फिर, ठीक है, इधर सतलुज में डिवाइड हो जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा हमने ज्योग्राफी भी पढ़ ली, तो वो ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस पूरी की पूरी सभ्यता फैली कहाँ हुई थी। अगर मेरे को एग्जैक्ट डायमेंशंस में जाना हो कि भैया कोई मेरे को बता दे कि इस कोने से लेके इस कोने तक ये पूरी सभ्यता फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कैसे मैं बताऊंगा। ये देखो ये बहुत इस तरह से तो हम देखने लगे तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन आप देखिए कुंडलवन था एक जगह, यानी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर आज की डेट का जो कुंडलवन जगह है यहाँ। और फिर अगर ये तो नॉर्थ हो गया, फिर अगर मैं साउथ में आऊंगा, साउथ में अगर आता हूं मैं यहां से, तो यहां पे एक सिटी पड़ती है दैमाबाद, ठीक है। ये जो दैमाबाद है ये मोस्ट पॉपुलेटेड साइट हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि कुंडलवन से लेके दैमाबाद, और फिर ईस्ट और वेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो यहां मेरठ से लेके कहां तक, बलूचिस्तान तक। ये मेहरगढ़ का मैंने बताया ना, ये बलूचिस्तान में। तो ये पूरे का पूरा अगर मैं देखूं, ये पूरे का पूरा अगर रेडियस में देख लूं मैं पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा, तो ये जो एरिया है, ठीक है, एग्जैक्ट कर लेते हैं ना, ये लो, ये जो पूरा एरिया है ये क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैंने पूरे ढंग से मैप के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरे को लगता है कि इतना आपका बेस बिल्ड हो गया है कि आपको मोटी मोटी सारी की सारी बातें, सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की समझ में आ गई हैं। अब हम एक एक चीज़ में डिटेलिंग में जा सकते हैं, एक एक साइट की खोल खोल के देखेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है और उसके बारे में डिटेल में फोटोग्राफ्स विद क्वेश्चन सब कुछ देख लेंगे हम। आप देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी साइट भी यही है और सबसे पहला जो टाउन एक्सकावेट हुआ यहीं पे हुआ है, यानी सबसे पहले जो खुदाई हुई इसी की हुई है। आप देखना, ये जो हमें एग्जामिनर है वो 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछता है। पहले वो लोकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा वो किस नदी के किनारे बसी हुई थी ये पूछ सकता है, तीसरा किस साल में डिस्कवरी हुई ये भी पूछ सकता है, जी हाँ ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एक्सकावेटर के बारे में पूछ सकता है और फाइंडिंग्स वहां पे क्या क्या मिला ये चीज पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं हड़प्पा की बात करता हूं, तो ये जो हुआ क्या, एक बारी आप समझ लीजिए कि कुछ मजदूर थे, रेल लाइन बिछ रही थी, वो वहां पे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ये सब कहानियां हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो वहां पे रेल लाइन बिछ रही थी, तो वहां पे मजदूरों ने खुदाई शुरू की, तो वहां पे पूरा का पूरा बिछानी थी रेल लाइन। तो नीचे देखा तो एक ईंट निकली, फिर 2 निकली, फिर इधर वाले मजदूर जो खुदाई कर रहे थे इधर भी ईंटें निकल रही, उधर वाले कह रहे कि उधर भी ईंटें निकल रही हैं, उधर भी ईंटें, इधर भी ईंटें, हर जगह पे ईंटें निकल रही हैं। तो फिर मजदूरों ने तो बोल दिया कि भैया हमने जोड़े हाथ, हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो इतनी खुदाई कर रहे हैं तब भी ईंटें निकल रही हैं, हम खुदाई करने के लिए आए हैं या ईंटें निकालने के लिए आए हैं। तो इतने में फिर एक व्यक्ति को पता लगा, तो वो आया वहां पे, उसने देखा कि भैया ये जो दयाराम साहनी साहब हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए, इन्होंने आके देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो इन्होंने सोचा कि जरूर नीचे ना कोई कुछ ना कुछ तो है, कोई किला वगैरह है नीचे। फिर बाद में खुदाई वगैरह हुई तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे सामने रिवील हुई, फिर वहाँ से अब बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। बट ये जो मेन हड़प्पा साइट आप देखेंगे ये पाकिस्तान में रहेगी। पाकिस्तान के बाद खुद खाने के पैसे नहीं है तो वो कहाँ इनकी खुदाई करता रहेगा, मुँह का निवाला है नहीं तो कहाँ वो देखेगा कि उनके पूर्वज कहाँ से आए, उनकी सभ्यता क्या है, वो उनके पास कुछ नहीं है, वो नहीं देख सकते, ठीक है। और हमारे पास जो साइट्स बची हैं, कुछ ही साइट्स बची हैं, लेकिन भारत ने कभी भी एक्सकावेशन को बंद नहीं किया, तब से लेके अब तक स्टार्ट कर रखा है और उसमें से डेली कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहे हैं और उन फाइंडिंग्स से फिर सीख रहे हैं कि भारत का इतिहास था क्या। आप देखिए, लोकेशन की बात करो तो मोंटगोमेरी पंजाब, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब है, 2 पंजाब हैं, एक पाकिस्तान में एक यहाँ भारत के अंदर है। एक और चीज बताता हूँ, एक एग्जाम के अंदर हैदराबाद के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद कहाँ पे है, और जो मल्टीपल चॉइस थे उसके अंदर 2 ऑप्शन भी सही हो सकते थे। अब एक पंजाब भारत के अंदर आपको पता है और एक कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही वहां पे जो ऑप्शंस थे वहां लिखा था कि हैदराबाद कहाँ है, लिखा था पंजाब में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में, नेपाल में है, भूटान में है। अब वहां पे बच्चा सिर्फ इंडिया लिख के आ जाएगा, जबकि इंडिया में भी है और एक हैदराबाद कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर भी है। जैसे पंजाब है ऐसी हैदराबाद भी 2 हैं, ये ध्यान रखना आप, कभी पेपर में आ जाए, आया हुआ है पेपर में ये, ठीक है। फिर रिवर किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे है। रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी समझाया ना मैप के अंदर ही सारा का सारा। 1921 में इसकी एक्सकावेशन शुरू हुई थी, यानी सबसे पहले इसी को खोजा गया था। अब जितनी भी आएंगी 1921 के बाद की ही आएंगी। और ये कब का टाइम है, ये गोरा लोगों के टाइम है, गोरा लोग, अंग्रेज लोगों का टाइम है ये सारे का सारा। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ भाई मेरे, समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी उस टाइम पे। फिर फाइंडिंग्स जो यहाँ मिलता क्या है, यहाँ बहुत बड़े अनाज के भंडार मिलते हैं, ग्रेनरीज, और कॉफिन बरियल, यानी कि ताबूत में डाल के आदमी को नीचे लिटा दिया, जमीन के अंदर गाड़ दिया। फिर पहला टाउन जो है इसी का एक्सकावेट हुआ था। और ये जो है ये सब चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे ये दिखाई देती हैं, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब जो आया है ये हड़प्पा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि क्यों, क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ से मिली है ना मोहनजोदारो से, उतनी कहीं से नहीं मिली। और यहाँ एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और एक एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसका कोई लेवल नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा उस टाइम का रईस शहर कह लीजिए, जैसे आज मुंबई हो गया ऐसे ही उस टाइम का मोहनजोदारो हो गया। तो ये जो है जगह, ये कहाँ पड़ती है, पहले तो देखिए मूवी आई थी तो उसका ये मैंने मोहनजोदारो यहाँ लगा रखा है थोड़ा सा। लोकेशन इसकी कहाँ है, सिंध के अंदर है, पाकिस्तान में। रिवर कौन सी है, किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, यानी कि इंडस रिवर के किनारे। फिर डिस्कवर्ड कौन से उन साल में, 1922 में, यानी हड़प्पा के बाद ही हुआ है ये। फिर एक्सकावेटर इसके थे RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। ये जो है मोस्ट फैसिलिटेटेड साइट ऑफ IVC है, IVC, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोस्ट फैसिलिटेटेड का मतलब कि सबसे ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि फैसिलिटियां यहाँ पे थी, सबसे ज़्यादा रईस जगह यही थी। अच्छा, मिलता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो ग्रेट बाथ मिलता है, बिगेस्ट बाथ
या फिर कहें कि बाथ घाट कह लीजिए। अब मैं समझाता हूं आपको कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए कि ये जो है ये पूरे का पूरा एक बाथ है, ठीक है, यानी बाथ का मतलब एक हौदी है। हौदी जो होती थी ना, बहुत बड़ी जगह होगी जिसमें पानी भरा हुआ है, एक स्विमिंग पूल टाइप समझ लीजिए। अब यहाँ पे हमें पता कैसे लगता है कि ये जो हौदी है ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती थी और यहाँ पे होता क्या था? क्या ये डेली नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी? इतनी बड़ी हौदी, बहुत बड़ा बाथ मिला, सबसे बड़ा बाथ? जी नहीं, ये जरूर उस टाइम पे किसी ना किसी रिचुअल या सेरेमनी के लिए किया जाता था। अब आप सोचेंगे कैसे? आप देखिए कि यहाँ पे ये देखो बहुत सारे ना बाथरूम बने हुए थे, देखना जरा अगर आप समझ पाए। ये बाथरूम, ये और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक से कलर का आपको दिख रहा होगा, ये कुआं है। यानी कि कुएं से पानी भरते जाओ और अपने अपने बाथरूम में लेके जाते रहो, हाथ मुंह जो भी धोने हैं, पूरा खुद को धोना है धो लो। और फिर से यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे फिर सीढ़ियों के थ्रू रास्ते से उतर के नीचे आप नहाइए, स्नान कीजिए, जैसे आज की डेट में गंगा स्नान करते हैं वैसा सही समझ लीजिए। तो ये कुछ ना कुछ इसी वजह से बनाऊंगा, ग्रेट बाथ। ये पूरा एक एक चीज मैंने बोला ना, मैंने लिखा भी ऐसे है कि आपको याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं आप। और इनकी पूरी की पूरी देखिए, ये जो है ये किलाबंदी है, आप देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो है दीवार का पूरा ऐसा घेर रखा है। ये नहीं कि ओपन छोड़ दिया, ओपन नहीं छोड़ रखा, किलाबंदी करके रखते थे ये पूरी की पूरी। फिर और क्या मिला यहाँ पे? ग्रेट ग्रेनरी मिली, अनाज का बहुत बड़ा भंडार मिला है। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रेनरी सबसे बड़ी कहाँ मिली है? ग्रेनरी का अनाज भंडार, तो वो मिली है मोहनजोदारो में। फिर ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल मिली है, अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बियर्डेड प्रीस्ट मिला है, टेराकोटा के टॉयज मिले हैं, बुल सील मिली है, पशुपति सील मिली है, हिडन ड्रेनेज सिस्टम मिला है और एक वूवन क्लॉथ का पीस ऑफ वूवन क्लॉथ मिला है यहाँ पे, यानी कि बुनाई वाला कपड़ा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, एक एक चीज तो मैं दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो आप नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना कि द मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ ले, सबसे ज्यादा जबरदस्त, सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा आधुनिक शहर कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो वो था मोहनजोदारो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने यहां ध्यान देना लिखा है सिटी, मैंने यहां सिटी लिखा है, ये साइट नहीं है। आगे चल के हमें लार्जेस्ट साइट भी देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट साइट इज डिफरेंट, लार्जेस्ट सिटी इज डिफरेंट। मोहनजोदारो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, लेकिन साइट की बात करते हैं तो साइट में बहुत सारे शहर हो जाएंगे, समझना इस चीज को। चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर है, लेकिन अगर मैं पूरे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 10 शहर निकल के आ जाएंगे, हरियाणा में 50 शहर निकल के आ जाएंगे, यूपी में 10 शहर और निकल के आ जाएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही शहर की बात करूं, मान लो यूपी में आप रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, सिर्फ एक शहर की बात करता हूं तो आप सिर्फ पटना की बात कर रहे हो तो सिर्फ पटना की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी के पूरे अगर मैं बिहार यूपी की बात कर दूं तो आप सभी शहरों की बात कर रहे हैं, वहां की पूरी बड़ी साइट की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिटी है सबसे बड़ी, साइट नहीं है, साइट आगे आएगा। आओ इसके बारे में और जबरदस्त चीजें दिखाता हूं। ये जो डांसिंग गर्ल है ये किस चीज की बनी हुई है आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस टाइम के जो लोग हुआ करते थे ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, ये आपको हमेशा नोट करके रखना है। कहीं कहीं भी ये पूछ लेना कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा यूज होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ब्रॉन्ज होता था। फिर ये जो बुल सील है, मैंने बताया था आपको, ये सेक्रेड मानते थे बुल को, और ये बुल इस तरह से बना रखा है। अच्छा आपको मैं बताऊं ना, एक जो यूनिकॉर्न सील मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो सील बहुत ज्यादा यहाँ पे पाई गई पूरी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब यहाँ से कुछ लोगों ने ये डेसिफर किया कि यहाँ पे 2-3 प्रोबेबिलिटी बनती थी सील से, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो सील है, या तो ये हो सकता है कि कोई कम्युनिटी ऐसी थी, कोई लोग ऐसे थे, पूरी की पूरी कम्युनिटी वो बुल सील कह रहा हूँ, यूनिकॉर्न सील्स को यूज किया करते थे। 60% सील यूनिकॉर्न सील मिली है, तो यानी कि जरूर ये या तो कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जिसके पास इतनी सारी सील्स यूनिकॉर्न की मिली, हर बंदे के पास एक एक सील थी, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई रिलीजियस वजह से हो सकता है कि लोग या तो यूनिकॉर्न की पूजा किया करते थे, या फिर बहुत सारे ऐसे मंदिर हो सकते हैं उनके, या कोई मस्जिद जो भी वो बनाया करते थे, उस वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकल के आती हैं, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो निकल के आई है मोहनजोदारो के अंदर से एग्जैक्ट, वो बुल सील निकल के आई है, और बुल को ये सेक्रेड माना करते थे। और ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, ये आप देख भी सकते हैं कि इसमें ये लिखा होता था और ये बुल बना हुआ है, और यहाँ पे वो जो ये मोटिफ है, और यहाँ पे खाने वाला इसका कहीं नहीं है, ये 2 ही है। ये वाली देखिए, ये सील मैंने एक एक करके आपको बताई है। फिर एक और चीज़ निकल गई, बियर्डेड प्रीस्ट। अब ये जो प्रीस्ट भी बोल देते हैं, बियर्डेड मैन भी बोल देते हैं इसको। ये देखिए, इसके रॉयल से कपड़े देख के आपको पता लग रहा होगा, ये दाढ़ी देखिए कितनी जबरदस्त शेविंग कर रखी है, ऐसा लग रहा है कि पूरा बढ़िया नाई हुआ करते थे उस टाइम पे। तो यहां ये जो है, और इसके सर पे देखिए, ये देखो मुकुट देखो इसका,
तो ये सब चीज़ों को देख के लगता है कि ये उस टाइम का देखिए कल्चर भी रहता होगा कि इनके पास ऐसे ज़बरदस्त कपड़े भी रहते होंगे, क्योंकि आप कोई चीज़ बना तभी सकते हो, ड्रॉ तभी कर सकते हो जब आपके दिमाग में हो, है ना। रियलिटी में वो चीज़ होनी भी चाहिए, तभी तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर इसने कपड़े पहना रखे, इसका मतलब वो पहनते होंगे ना ऐसे कपड़े, ऐसे डिजाइन्स, तभी तो मुकुट पहनते होंगे, तभी तो उसने बना दिया किसी ने, तभी तो मिट्टी के किसी शिल्पकार ने बना दिया ना ये, क्योंकि वो देख रहा है वो चीज़ें इमेजिनरी। कितनी इमेजिनरी बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि उड़ने वाले कोई परियां बना दी उसने एक नॉर्मल सी चीज़ बनाई है जो हमें लगता है कि हाँ हो सकती है उस टाइम पे। और ये जो बेडेड प्रीस्ट है, ये हमने शिमला एग्रीमेंट जब हमारा हुआ था तो पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। लल्लू तो है, उनसे तो कुछ होगा नहीं, तो हमने सोचा हम ही दे देते हैं उनको गिफ्ट के तौर पर ये। अब देखिए नेक्स्ट सील जो है पशुपति सील। मैंने बोला ना आपको एक एक सील के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और बहुत ध्यान से आपको दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो सील है, यहाँ पे मेल डेटी है, यहाँ पे जहां भी आप देखेंगे वहां मेल डेटी ही देखने को मिलेगा, लेकिन अक्सर लोग ये भ्रम फैलाया करते हैं कि ये भगवान शिव की या महादेव की जो है पूरी की पूरी प्रतिमा है। अब उसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। आप लॉजिकल हैं, आप इसको मेल डेटी बोलिए कि एक भगवान है, उनके मान सकते हैं कि चलो भगवान है कि मेल भगवान है, ठीक है। आदमी जो है वो भगवान है इनके, यानी फीमेल भगवान नहीं है ये, आदमी भगवान है। फीमेल तो मैंने बताया ना वो एम्ब्रियो की पूजा करते थे। तो आप इसको महादेव बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं, अब ये जो मेरा लॉजिक है ना वो आपको डिफाइन कर देगा। उसके बाद आप बोलना चाहे बोलिए, नहीं बोलना चाहे ना बोलिए, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। 3 हॉर्न्ड हेड, ये देखो 3 हॉर्न वाला हेड, ये जो है ये किसके जैसा बन रहा है? क्या ये त्रिशूल जैसा दिख रहा है? इसलिए लोग इनको महादेव बोलने लगे, जबकि महादेव हाथ में त्रिशूल पकड़ा करते थे। एनीवेज, तो ये 3 सींग हैं, उसका ताज है एक, समझ रहे हैं। यानी सब कुछ एनिमल्स के अराउंड घूम रहा है। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का, लॉजिक का। ये एनिमल्स की वजह से ही यहाँ पे देखिए कि सींग एनिमल के सर पे होते हैं, तो एक उन्होंने इस तरह का ताज बना दिया होगा इसके ऊपर। फिर साथ में ये यौगिक मुद्रा में है, यौगिक मुद्रा में है, तो इसलिए बोल दिया गया कि ये महादेव है। समझना इस चीज को। क्या हम में से किसी ने भी कभी भी ये जाके महादेव के टाइम में जाके देखा कि वो कैसे बैठते थे, कैसी उनकी मुद्रा होती थी, क्या खाते थे? कभी देखा? क्या कपड़े पहनते थे? क्या कोई देख सकता है? अरे भैया, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत विद्वान बैठे हुए हैं जो हमें बताते हैं कि महादेव जी ये किया करते थे। भाई तुम पहले ये बता दो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या करते थे, उसके बाद बता देना तुम महादेव क्या करते थे, है ना। जिनको तुम मिले नहीं उनके बारे में तुम बताओगे कि वो क्या किया करते थे। तो ये जो कुछ लोग होते हैं ऐसी ऐसी नॉनसेंस चीजें भी फैलाते हैं, भ्रम फैलाया करते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। आप किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये अगेन फिर कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बट मैं जो बातें करूंगा वो रैशनल बातें करूंगा, जो मेरे को लॉजिक के हिसाब से सही लगेगा वो मैं सही बताऊंगा। जो मेरे को लगेगा कि ये इलॉजिकल चीज़ है उस पर मैं एक क्वेश्चन मार्क जरूर आपके माइंड में भी क्रिएट करके जाऊंगा, ताकि आप भी उसमें उसी सेंस से सोचिए। अब यहाँ पे देखिए कि दिस डेटी इज सराउंडेड बाय अलग अलग एनिमल्स के द्वारा, यानी यहाँ पे कौन कौन से एनिमल है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एनिमल्स की बात करते तो एक यहाँ पे हाथी दिख रहा है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, और एक टाइगर, यहां देखिए ये एक टाइगर है। फिर एक राइनोसोरस, ये देखिए ये एक राइनोसोरस है। फिर और क्या है यहाँ पे? बफेलो, तो यहाँ पे एक बफेलो को दिखेगी आपको। साथ में नीचे यहाँ पे 2 डियर दिखेंगे, ये देखो आप, तो यहाँ पे लिखा भी होगा 2 डियर है, ये रहे 2 डियर, ठीक है। इन्हीं को इन्होंने बोल दिया पशुपति महादेव, साथ में वर्ड लगा दिया पशुपति। पशुपति लगाना पड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनकी जो मोटिव है ये पशुपति ही है। एक्चुअली में इनको पशुपति ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? यहाँ पे ये अलग अलग पशु बना दिए, उनके जो ये है पति हैं, यानी कि उनके स्वामी हैं, उनके राजा हैं, इस वजह से, ठीक है भाई। ये पूरे का पूरा मैंने सील्स की डिटेल बताई, और साथ में हम लास्ट सेरेमनीज का ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल और पोस्ट क्रीमेशन बरियल, ये पहले ही बता दिया आपको। अब चानूदारो की बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि ये एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पे फोर्ट नहीं था, या फिर इसकी फोर्टिफिकेशन नहीं थी। अब फोर्ट की जगह पे लिख लीजिए फोर्टिफिकेशन नहीं थी, फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी जो है वो नहीं थी। ये केवल और केवल एकमात्र ऐसी सिटी कह लीजिए पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो पहला सवाल तो यही आएगा पेपर में अगर आएगा तो इसके बारे में। दूसरा सवाल क्या आएगा? लैंकशायर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं चानूदारो को। लैंकशायर जो हुआ करता था पहले, देखिए ये एक मेटाफर है,
ये उस टाइम पे लैंकशायर नहीं होता था, ये तो बहुत आगे जाके फिर जब ब्रिटेन में क्या हुआ, कॉटन की फैक्ट्रीज लगी, और जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर आधा कॉटन जो था ना उसकी पूर्ति कौन क्या करता था, लैंकशायर से होती थी, वहां की फैक्ट्री से। तो उस वजह से एक तरह से क्या हुआ कि वहां फैक्ट्रीज का बहुत बोलबाला था, वो भी कॉटन की का, तो इसलिए उसको क्या बोला गया कि ये है लैंकशायर, बहुत फेमस जगह है ना, ये पूरे वर्ल्ड की आधी कॉटन को यहाँ पे पूर्ति कर रहा है, ऐसे उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो यहां पे क्या इसको बोला गया लैंकशायर ऑफ इंडिया, क्यों बोला गया, उसका पीछे कारण है, क्योंकि यहां पे देखना आप, ये वर्ड देखो आप, यहां पे होती थी बीड मेकिंग फैक्ट्री, इस वजह से ही इसको लैंकशायर बोला गया। मैंने क्या बोला, वहां थी कॉटन की फैक्ट्री, यहां पे किसकी फैक्ट्री है, बीड्स की फैक्ट्री है, इस वजह से। तो ये आपको क्लियर हो गया पहले एक चीज। दूसरा, लोकेशन इसकी कहां है, सिंध में है, जो कि आज पाकिस्तान में। रिवर है सिंधु नदी या फिर कहीं की इंडस रिवर। फिर डिस्कवरी ईयर कौन सा, 1931, यानी कि अभी भी भारत आजाद नहीं हुआ है दोस्त, याद है आपको, 1947 में होगा, अभी भी 1931 के अंदर, यानी अंग्रेजों के टाइम में ये खोजा गया। एक्सकावेटर कौन थे, गोपाल मजूमदार एंड मैकरी, ये फॉरेन है। आप देखिए फॉरेनर नाम क्यों देखने को मिल रहे हैं, मैंने बताया ना कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ, इसलिए आपको फॉरेनर नाम भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है यहाँ पे, अलग अलग तरह के मोती हो गए, बीड्स हो गई, या फिर आप देखिए यहाँ पे ये फैशन की चीजें भी, यूज ऑफ लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर, कॉम, आप देखा होगा ना वो लड़कियां लगाती हैं यहाँ पे करके, और आजकल तो ऐसी ऐसी लिपस्टिक आ गई कि भैया लगाओ और वो सूखती भी नहीं है, और वो यूं करो, पहले तो वो हाथ पे लग जाती थी ना, अब हाथ पे भी नहीं लगती हैं, बिल्कुल चिपकी रहती है होंठों के साथ, भैया ये कैसी लिपस्टिक है भैया। और कभी आई लाइनर लगा लिया करके, है ना, और मस्कारे का हमें अभी भी पता नहीं है कि क्या होता है, कभी वो गले में वो ताबूत से पहन ली, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इनके मेकअप का तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हो, सीरम पिरम पता नहीं क्या क्या बनाती हैं ये लोग, और ये सब बिकता है मार्केट के अंदर। पहले तो औरतें ये होता था ना कि घर के बाहर जाएंगी, पैसे देंगी तब लेके आएंगी। अब ये जो नेट वाले हैं ना, ये नायका पाइका जितने भी हैं, इन सब ने ये बहुत आसान कर दिया है, घर पे बैठी बैठी सारा दिन, ये सबसे अच्छा काम इनका यही रहता है, यूँ स्क्रॉल कर करके, और जहाँ मेकअप का दिखा, अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है, चलो मंगाओ, अगले दिन वो आता है, फिर उसका इंतजार करती हैं ये, फिर जब आ जाता है फिर अपनी सहेली को दिखाते हैं, ये देखो आज मैंने ये लिया है ना। तो ये वही वाली चीज़ है। तो ये देखिए थोड़ा सा आपको ये बीड्स वगैरह इनके, ऐसा नहीं था कि गोल गोल मोती दिखते थे, वो आप वहम में मत रहना, इनकी बीड्स इस टाइप की होती थी, ये तो नारियल ही लग रहा है। तो इस टाइप के ये जो साजो सज्जा का सामान आपको वहाँ पे देखने को मिला था। अगला रोपड़ है, ये जो रोपड़ है ये हमारे घर के पास, ये चंडीगढ़ के पास, तो वहीं से याद हो जाएगा कि ये जो पंजाब है ये भारत का पंजाब नहीं है, ओह सॉरी पाकिस्तान का पंजाब नहीं, भारत का पंजाब है, ठीक है। तो ये जो है अपना इंडिया वाला पंजाब है, इंडिया वाला लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो जाना। और रिवर कौन सी है, सतलुज, सतलुज नदी के किनारे। डिस्कवरी ईयर 1953 से 1955, यानी कि आज़ादी के बाद ही इसको डिस्कवर किया गया, और तब से देखिए भारत आज़ाद हो गया, तब भी भारत ने खुदाई चालू रखी हुई है, समझ रहे हो इस चीज़ को। और एक्सकावेटर इसके कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, वाई.डी. शर्मा। और फाइंडिंग्स क्या है, बरीड डॉग विद मैन, यहाँ पे देखने को मिला, और भी कई चीजें, लेकिन मेन जो चीज है कि उस टाइम पे ये रहता होगा कि आदमी है, देखिए ये लिटा पड़ा है, ये तो उठ नहीं सकता है, इसके अंदर तो दम है नहीं, अब साथ में इसकी लाठी लूठी रख दी है, कुछ खाने के बर्तन वगैरह रख दिए हैं, ये देखो खाने के सामान वगैरह रखे पड़े हैं, इधर ये मटके रखे हुए हैं, मटके फोड़ दिए हैं, जैसे आज की डेट में होता कोई मरता है तो वो गोल चक्कर लगा के ठा मटका फोड़ देते हैं कि चल निकल यहाँ से, वही वाली चीज़ है, यहाँ भी ये फोड़ रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में एक और चीज़ आपको कमाल की देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये जो है कुत्ते का शव है, ठीक है। ये जो कुत्ते का शव है, यहाँ से पता लगता है कि उस टाइम पे ये लोग डोमेस्टिकेशन भी किया करते होंगे एनिमल्स की, और जो सबसे मेन एनिमल रहा होता होगा उस टाइम पे, है ना, जिसकी डोमेस्टिकेशन किया होता है वो कुत्ता होगा, क्योंकि ये सबसे पुराना एनिमल है जो इंसान का वफादार रहा है। और यहाँ पे देखिए कि इंसान के मरने के बाद भी इसको भी दफना रखा है। अब ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया कुत्ते की एज तो बहुत कम होती है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल मैक्सिमम, कोई 16, 17, 20 मैक्सिमम ही होता है, फिर कुत्ता बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि आदमी की एज बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, तो क्या आदमी अगर मरा तो क्या कुत्ते को मार के उसमें दफना दिया जाएगा, या फिर पहले कुत्ते को दफनाए बाद में आदमी को? तो मैं उसी का लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि कुत्ता पहले मर जाएगा, उसके बाद आदमी को दफनाएंगे ना। ये हो सकता है कि पहले कुत्ते को दफना दिया कि इसका बहुत वफादार कुत्ता था, 16 साल बाद कुत्ता लुढ़क गया, कुत्ते को दफना दिया,
अब ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की किसी नाजायज कारण से किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा ना कि आदमी को दफना दिया फिर जाके उस कुत्ते को मारा पहले और फिर उसको दफनाया, तो वो तो नॉनसेंस लगता है। इसका उल्टा जरूर रहा होगा कि पहले कुत्ता मर गया, जिस जगह पे कुत्ते को दफनाया फिर वहां पे जाके आदमी को बहुत अटैचमेंट होगी उससे, तो आदमी को भी वहां दफना दिया। ऐसा तो है नहीं कि हर कब्र से कुत्ता निकल रहा है, तो जिसने भैया पाल रखा होगा वहीं से तो निकलेगा ना। और ये जो है ये बर्तन वगैरह देखिए आप, कि इनको लगता था कि ये बर्तन वगैरह ये आगे इसके काम आएंगे अगली दुनिया में, इन्हीं बर्तनों में डाल के खाना खाएगा। ये देखो टूटे फूटे पड़े हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं। इसी से इंसान को समझ लेना चाहिए कि साथ कुछ नहीं जाता है भाई, जो जाना था वो तो गया। ये सब चीजें जितनी भी हैं ये यहीं हैं और ये यहीं रहेंगी। दिस इज कॉल्ड मटेरियलिज्म। असली गेम तो सारी की सारी स्पिरिचुअलिज्म में है, ना कि मटेरियलिज्म में। ये चीजें हमें सिखा रही हैं, ये भारत का इतिहास है जिसको देख के आज हम ये सब चीजें सीख रहे हैं। ठीक है भाई। और मैं बता रहा हूं आज की डेट में तो आप देखिए कि करेंसी भी रखने लग गए हैं लोग, पैसे रख देते हैं, बताओ कि हाँ ये जा रहा है इसके हाथ में पैसे रख दो, उसके बाद जला देंगे। भाई जब जा रहा है तो आगे क्या तुम्हारे भारत देश की करेंसी उसको काम आएगी? इस इतने इतने बड़े भी नॉनसेंस यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बताओ जो करेंसी पाकिस्तान में जाके काम नहीं आ रही, नेपाल में जाके काम, नेपाल में तो चलो फिर आ रही है, ब्रिटेन में चले जाओ तुम, अमेरिका में चले जाओ, वहां काम नहीं आ रही, वो तुम्हें आगे अगले दुनिया में काम आएगी वो करेंसी। बताओ कमाल की चीज है, ऐसे ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं किसी का। आगे पढ़ते हैं हम धौलावीरा साइट के बारे में। आप देखिए लोकेशन क्या है, कच्छ में, गुजरात में। रिवर कौन सी है? घग्गर रिवर के किनारे है। डिस्कवरी ईयर है 1968 और एक्सकावेटर है इसके आरएस बिष्ट धौलावीरा के। ध्यान देना ये आरएस बिष्ट साहब हैं। और फाइंडिंग्स क्या है? बुलोक्स है एंड ड्राइवन बाय ए न्यूड ह्यूमन। नंगा आदमी ये पूरे बुलोक कार्ट को चला रहा है। मैंने क्या बोला? अगर किसी कुम्हार ने ये बनाया होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे ये चीज हो भी रही होगी। इसी से पता लगता है कि ये जो पहिया है ना, व्हील का इन्वेंशन वहीं पे हो रखा होगा। समझ रहे हो? यानी कि हमारे भारत देश के अंदर ही हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कह रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही एक साइट है धौलावीरा। वहां के लोग यानी कि ये चक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो उसने ये चक्का बना दिया। और इतना डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे ये लगा दिया, फिर उधर भी चक्का लगा दिया, पूरी गाड़ी बना दी, आगे 2 बुल लगा दिए। तो इसका मतलब है कि वो जरूर इस तरीके से अपना जो भी है एनिमल्स के लिए, चाहे धान लेके आते हैं या राशन, मतलब पूरा एग्रीकल्चर का जो है वो इधर उधर लेके जाना है, तो वो इस सिस्टम से लेके जाते होंगे। ये हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं और एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में। फिर वाटर का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है, देखिए जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये अगेन एक बहुत बड़ी चीज है। अभी आपको समझाऊंगा कैसे। ये नंबर ऑफ रिजर्वायर्स बनाते थे, यूज ऑफ रॉक करते थे अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्रेनेज सिस्टम और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए देखिए एक तरह से ये तो वेल्स वगैरह तो यूज करते ही थे, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे आपको, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर वापस आ जाएंगे इसी पे, सीटाडल पे लेके जाना पड़ेगा मुझे। ये रहा, आप देखिए ये पूरे के पूरे हर जगह पे कुएं हो गए जैसे, ठीक है। मोहनजोदारो में होते थे ऐसे कुएं हर जगह पे, हर घर के अंदर एक कुआं होता था, इसीलिए मोहनजोदारो को बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड साइट भी बोला जाता है, मॉडर्न साइट बोला जाता है। लेकिन हर साइट में ऐसा नहीं था, गरीब भी थे हर जगह पे। अब यहाँ पे क्या, मान लो इस घर के अंदर से जितना भी पानी यहाँ से निकला, फिर यहाँ से इस तरफ नालियाँ बनी हुई थी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर वहाँ पे कॉमन नाली बनी हुई थी, फिर आगे वो कहीं अरेबियन सी की तरफ उसको घुसा देते होंगे, वहाँ वो चली जाती होगी। इस तरह से ये पूरे का पूरा सिस्टम चलता था। ये चलता था कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और ये ड्रेनेज सिस्टम कहाँ देखने को मिला है? धौलावीरा साइट में। और बताता हूँ, ये वेल्स वगैरह ये सब तो मैंने बता ही रखा है कि निकले हैं। एक और कमाल की चीज बताता हूँ ईंटों के बारे में। रॉक्स जो है ना, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब मैं ईंटों की बात करूंगा तो मैं एक एक चीज बताऊंगा। जैसे वेल बनाना है तो वेल के चारों तरफ भी इस तरह की ईंटें लगाते थे गोलाई में। अब देख रहे हो कि किस तरह से इनका स्टाइल था यार, पूरी गोलाई में लगा देते हैं। आज मैं तुम्हें बोलूँ गोल सर्कल बना दो, सर्कल नहीं बनेगा तुमसे हाथ से, ये पूरा का पूरा ऐसे कर देते थे। अब जमाने के हिसाब से सोचो, 2500 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अगर मैं यहाँ से इसकी बात करता हूँ, ये ईंटें जो हैं ये छोटी ईंटें हैं, ये देखना जरा, ये छोटी ईंट है, काली ईंट है, छोटी ईंट है, ये देखना ब्लैक कलर की छोटी छोटी ईंटें हैं। ये जो ईंटें हैं ये घर बनाने के लिए यूज हो रही हैं। घर आपका इतना बड़ा कभी नहीं होगा जितना कि आपको मान लो कि कोई मीटिंग हॉल बनाना है, प्रेयर हॉल्स बनाने हैं, कोई आपको लग रहा है कि ओकेजन्स के लिए, शादी ब्याह के लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें क्या है, उसमें वो बड़ी बिल्डिंग की वजह से अगर आप छोटी ईंटें लगाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इनके अंदर समझ देखिए कितनी थी। ये देखो बड़ी बड़ी ईंटें लगाते थे, यहाँ पे छोटी ईंट नहीं लगाते थे, बड़ी बड़ी लाल लाल ईंटें लगाते थे। तो इससे क्या है, वो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ से एक ये बड़ी ईंट का कंसेप्ट भी बता दिया और छोटी ईंट का भी बता दिया। कहाँ देखने को मिलता है? ये धौलावीरा साइट में मिलता है।
कंफ्यूज मत होना अब। आइए आगे बढ़ते हैं लोथल से। लोथल से सबसे मेन क्वेश्चन जो आएगा ना अगर पेपर के अंदर आ गया तो वो डॉकयार्ड का आएगा। आज इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको सारी चीज़ें। लोकेशन की बात करते हैं पहले। अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। रिवर की बात करें तो भोगवा रिवर है और ये गल्फ ऑफ खंबात के पास है। भोगवा रिवर की बात करें तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? एक आज की डेट में देखें तो साबरमती रिवर, गांधी जी आपको मालूम होगा है ना, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, वही वाली चीज़ है। तो ये भोगवा रिवर उसी की ट्रिब्यूटरी है। फिर डिस्कवरी ईयर बोले तो 1955 से 1962 की बात है ये। और एक्सकावेटर की बात करें तो रंगनाथ राव हैं इसके। और फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड, और सबसे बड़ा बिगेस्ट डॉकयार्ड बोले तो वो यहीं से निकला है। इट इज द बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, डॉकयार्ड बिगेस्ट बहुत बड़ा एक सुक्त केंद्र के अंदर भी था, बट बाद में क्या हुआ कि सुक्त केंद्र के अंदर अपलिफ्टमेंट्स होनी शुरू हो गई, तो वो जो है डॉकयार्ड वगैरह वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ी। वहाँ पे डॉकयार्ड ना बोल के मैं पोर्ट बोलूँगा। जो पोर्ट सबसे बड़ा था वो सुक्त केंद्र के अंदर था, लेकिन उसको बाद में बंद करना पड़ा। इसीलिए लगभग हम चाहे एनसीईआरटी देखें या किसी भी साइट पे आप देखो, कहीं भी किसी भी किताब में देखो, तो आपको जो उत्तर मिलेगा ना बिगेस्ट डॉकयार्ड का, वो सुक्त केंद्र नहीं मिलेगा, वो आपको फिर लोथल ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको मार्क जो है सुक्त केंद्र मत करना, लोथल ही करके आना। ठीक है, अभी समझा दिए ये सारी की सारी बात, फिर बाद में मत बोलना कि समझाया नहीं था। फिर यहां भी बीड मेकिंग फैक्ट्री निकली है, बटन सील निकली है। बटन सील कौन सी होती है? टक, ये हो गई बटन सील, और एक होती है घूमने वाली सील। ठीक है, फिर फायर अल्टार्स निकले हैं, अंगीठियां, और पेंटेड जार निकला है। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, ये बताओ आप देखो कि कल्टीवेशन ऑफ राइस करते थे तभी तो वो निकला है ना वहां पे, नहीं तो निकलता कहां से। फिर एलिफेंट के दांत निकले हैं, यानी हाथी के दांतों का इस्तेमाल कहाँ करते होंगे आप देखना, बीड मेकिंग फैक्ट्री है, यानी साजो सज्जा का सामान बनाते हैं, और हाथी के दांत से आपको पता है कि बहुत सारी सजने संवरने की चीजें बनती हैं, तो यानी कि ये जरूर उसका बनाते होंगे। अच्छा, इनको खेलने का भी शौक हुआ करता था। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा चेस बोर्ड, मतलब कि उस टाइम के लोग भी चेस खेला करते थे। समझे आप कितना ज्यादा डेवलप्ड थे हम लोग। तो चेस बोर्ड वहां से मिलता है। फिर इसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी बोलते हैं, ड्यू टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ये जो है यहाँ पे देखिए फैक्ट्रीज भी थी, और ये कॉटन की भी बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन करते थे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैनचेस्टर आज की डेट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉटन की, इस वजह से। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर जो आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे डॉकयार्ड वगैरह हो गया, ये सब जो है बने कैसे होते थे? ट्रेपेजोइडल शेप के बने होते थे। ट्रेपीजियम हो गया ना, ट्रेपीजियम देखा आपने ऐसा। ठीक है, अब ट्रेपीजियम तो हो गया 2D में, लेकिन अगर इसके ऐसे ऐसे पूरे का पूरा, जैसे आप समझ लीजिए पूरी नदी हो गई है ना, ऐसे समझ लीजिए, तो इस तरह के ये पूरे के पूरे अपने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाते थे ट्रेपीजोइड शेप के बनाते थे। ठीक है भाई, और ये भी आपको दिख रहा होगा, ये में भी कोई हवन कुंड वगैरह होगा, ये देखिए, बट या फिर कोई पानी का बाथ होगा। यहाँ देखो ना, ये सीढ़ियाँ लगा रखी हैं, उतर के गए और नीचे नहा के फिर वापस आ गए। आगे देखिए कालीबंगा के बारे में। ये कालीबंगा क्या होता है? बंगे क्या होती हैं? हाथ में जो बैंगल्स पहनते हैं ना, बैंगल से याद रखना बंगा। ठीक है, चूड़ियों को बोलते हैं बंगा, ये पंजाबी में भी बंगा भी बोल देते हैं, आपको पता होगा। तो काली बंगा, अब एक मेरा दोस्त है वो पीली बंगा में रहता है, राजस्थान में पीली बंगा। ठीक है, ये काली बंगा की बात हो रही है। ब्लैक बैंगल्स यानी कि, और ये सबसे नॉन प्लान्ड सिटी थी काली बंगा। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन प्लान्ड सिटी कौन सी थी, तो काली बंगा उत्तर है। लोकेशन श्री गंगानगर, और यही गंगानगर राजस्थान के पास ही पीली बंगा भी है और काली बंगा भी है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। रिवर काली पीली, ठीक है, काली पीली से याद रहेगा। रिवर घग्गर है सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, तो अब जो मेन रिवर है यहाँ पे घग्गर ही है। डिस्कवरी ईयर की बात करें तो 1961 है। एक्सकावेटर कौन थे इसके? ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर थे। और साथ में फाइंडिंग्स क्या मिलती है? बेक्ड और बर्न्ड बैंगल्स मिलती हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं, शिवलिंग मिला, और बोन्स ऑफ कैमल मिली है, यानी ये ऊंट का भी पालन पोलन किया करते होंगे, उसकी बोन्स मिल रही है। साथ में बर्न्ट बैंगल्स, यानी कि ये साजो सज्जा का बहुत तगड़ा सामान बनाते होंगे, ये आपको यहीं देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि काली बंगा लिखा ना, काली मतलब कि बर्न्ट बैंगल्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत वैरायटी की है। ये देखो, ये काली काली चूड़ियाँ हैं, ये रही। अब एग्जैक्ट आज की डेट की चूड़ियाँ मत बोलना, ये उस टाइम के टाइप की चूड़ियाँ है ना। फिर ये देखिए, ये चोकर चुक्कर, पता नहीं और तो क्या पहनती थी, चोकर पोकर, कई सारी चीज़ें हैं। ये सब आप यहाँ पे देख लीजिए, घुंघरू घंघरू, पता नहीं क्या क्या निकला है। तो ये सब तो अपने तो समझ के परे हैं ये। ठीक है, ये जो लेडीज़ का सामान है ये यही जाने। तो बस मैंने आपको मुद्दे की बात बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं बनावली साइड पे। कहाँ पे लोकेशन? फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहाँ है? हरियाणा है। ठीक है, डिस्कवरी ईयर है 1973 में। रियर हरियाणा से बस याद आता है के करो सो छोरो हैं, तो हमने इतना भी कौन नहीं बेरा
कि कुकर तो हम इस पूरे पूरे सिलेबस को ख़त्म करोगे थोड़ा थोड़ा मैं उधर रहा हूँ ना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आबस है हरियाणवी, ठीक है भाई। तो ऐसे मैंने भी सीख रखी है पूरी की पूरी, 10 साल में वहीं रहा हूँ। तो फतेहाबाद में नहीं, जींद में रहा हूँ, हरियाणा में, ठीक है। तो 1973 की बात है ये। रिवर कौन सी है? घग्गर और सरस्वती, लेकिन घग्गर रिवर जो है ये मेन हो जाएगी क्योंकि सरस्वती रिवर वैसे भी लुप्त हो चुकी है। अच्छा, इसके एक्सकावेटर कौन है? आर एस बिश्ना। फाइंडिंग्स क्या मिली है? बारले मिली है, खाने वाला जो होता है अनाज होता है ना, टेराकोटा के फिगर मिले प्लो के। प्लो क्या होता है ये आप देखिए, ये इस तरह के बैल मिले हैं और इस तरह का कोई हल मिला है और ये आदमी उसको चला रहा है। ये टेराकोटा का मिला है, समझना कि टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का, यानी कि ये खिलौने के टाइप हैं, खिलौने की फॉर्म में मिले हैं। बट हो सकता है कि ये चीज करते हो वहां पे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल पाया? आप देखिए, अगर ये जो हल है, अगर ये हल इनका लोहे का होता है, लोहा तो इनको पता भी नहीं था वैसे तो, या किसी भी मेटल का होता तो मेटल इतना डेप्रिशिएट नहीं करता, तो ये आज हमें मिल जाता। लेकिन ये हो सकता है कि ये लकड़ी का हो, ये वुड का हो, तो ये खेती तो करते थे, ये तो पक्का है। तो अगर ये वुड के यानी कि लकड़ी से इस्तेमाल करते थे, इस हल को लकड़ी का पूरा बना हुआ था, तो ये ना समय के साथ हजारों सालों पुरानी बात हो रही है ये, तो समय के साथ डेप्रिशिएट कर गई होगी लकड़ी, इसीलिए हमें इसका कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। बट ये जरूर मिल गया टेराकोटा के फिगर्स। आगे लरकाना की बात करते हैं। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट है जो ये है पंजाब के अंदर, जो कि आज है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, ध्यान देना। कुछ पाकिस्तान वाली चीजें डिस्कस करें, कुछ भारत वाली, क्योंकि हमें आज के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पंजाब की बात हो रही है, इंडिया की या पाकिस्तान की, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। रिवर है सिंधु रिवर यानी कि इंडस। डिस्कवरी ईयर है 1922। एक्सकावेटर इसके हैं आर डी बनर्जी, और फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली है सिर्फ बारले। तो ये मोटा मोटे तौर पे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये ऊपर के 3-4 पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता दिया है। राखीगढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है भारत के अंदर इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे जब देखिए एक्सकावेटर ने खोदना शुरू किया तो गांव के गांव निकलते जा रहे हैं, यहाँ नीचे जितने भी शहर के शहर निकलते जा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये हॉटस्पॉट बना हुआ है भारत के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राखीगढ़ी। लोकेशन जो है ये हिसार है, यानी हरियाणा के अंदर है। और रिवर कौन सी आसपास पड़ती है? घग्गर रिवर है। डिस्कवरी ईयर है 1963। एक्सकावेटर है प्रोफेसर सूरज भान, ठीक है। ये बिगेस्ट और लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आप देखना, लार्जेस्ट सिटी जो मैंने बोला था वो मोहनजोदारो बोला था, ये लार्जेस्ट साइट है, वहां मैं समझा चुका हूं। लार्जेस्ट कह लीजिए या बिगेस्ट कह लीजिए। तो साइट की बात करेंगे तो राखीगढ़ी, और सिटी की बात करेंगे तो मोहनजोदारो। फिर फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो टेराकोटा, व्हील्स, टॉयज, फिगराइंस, पोट्री व्हील्स, टॉयज यानी कि मिट्टी के ये बर्तन वगैरह मिले हैं। और फिगराइंस मतलब कि मूर्तियां मिली हैं, जैसे भगवानों की मूर्ति होगी। भगवान मतलब कि जैसे जिन भगवान को ये मानते थे, जैसे वो मैंने बताया था ना, एक लेडी की एम्ब्रियो की पूजा करते, तो ऐसे उन फिगराइंस की मूर्तियां मिली है। ये आप देख सकते हैं, ये बर्तन वगैरह मिले हैं, ये खिलौने मिले हैं मिट्टी के, ये देखिए छोटे छोटे और खिलौने हैं। ये पूरी की पूरी साइड दिखा दी, ठीक है जी। आगे देखिए आलमगीरपुर, ये जो है ये कहाँ पड़ता है? मेरठ के अंदर, यूपी में पड़ता है। रिवर कौन सी है? हिंडन नदी के किनारे है ये। और साथ में डिस्कवरी का ईयर क्या है? 1958। एक्सकावेटर है इसके यज्ञदत्त शर्मा यानी कि वाईडी शर्मा ही है इसके भी। और फाइंडिंग्स क्या है? इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि एक ऐसा कपड़ा मिला है नीचे दबा हुआ जो बुना हुआ था, वुवन क्लॉथ का कपड़ा मिला है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि उस टाइम के जो लोग थे इनको सिलाई कढ़ाई भी आती थी भैया। ये देखिए वुवन क्लॉथ पहना करते थे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद कर लेना भाई। चलिए अब अगला देखते हैं, लास्ट सुक्त केंद्र। ये लोकेशन है बलूचिस्तान के अंदर। रिवर कौन सी है? दाश्त रिवर, दाश्त भी बोल देते हैं, दाश्त भी बोल देते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो आप बोलना चाहें। और डिस्कवरी ईयर कौन सा? 1927 है। एक्सकावेटर है आर.एल. स्टीन। मैंने बोला ना कि ये भारत जब आज़ाद नहीं हुआ 1927, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बिगेस्ट डॉकयार्ड मिला है। इट वॉज ए ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, यानी कि इराक। बेबीलोन का मतलब इराक। देखना, ये रहा सुक्त केंद्र। और मैंने आपको वैसे भी पहले भी समझा रखा था कि ये जो ईरान इराक इधर हुआ करते थे, ठीक है, सुमेर वगैरह, बेबीलोन, ये सब इधर ही आके ट्रेड किया करते थे। यानी कि यहाँ से अपना शिप लेके आए, यहाँ सुक्त केंद्र पे उतारा, और यहाँ से फिर आगे हर जगह पे ये जा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट। ये देखिए ना, ये नदी के किनारे है, पूरे का पूरा सी के किनारे है, अरेबियन सी के, तो ये अपलिफ्टमेंट होती गई, यानी कि मिट्टी ऊपर 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 ऐसे बनता गया, जिसकी वजह से एक टीला सा बनना शुरू हो गया। और बाद में क्या हुआ? उस अपलिफ्टमेंट की वजह से इसको बंद ही करना पड़ा। इस वजह से हम जो है ना बिगेस्ट डॉकयार्ड इसको नहीं बोलेंगे। आपको पेपर में आ जाए तो लोथल ही मार्क करके आना, मैंने पहले भी बता दिया ये। चलो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है
कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहला ऐसा रिसर्चर जिसने टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉइन की थी या बनाई थी या यूज की थी, वो कौन है? जॉन मार्शल है। यानी ये पूछ लिया जाए कि ये टर्म किसने स्टार्ट की थी, तो जॉन मार्शल ने की थी। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन सी ऐसी फसलें उगाते थे, मतलब कि आप समझिए कि जो कपड़े कुपड़े भी जिसके पहन पाए, कोई ऐसी फसलें उगाते थे क्या? तो मैंने पूरे लाइन से बताता आ रहा हूँ कि कॉटन कॉटन कॉटन, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। मैनचेस्टर, वो भी बोला मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब बताया मैंने आपको। तो कॉटन और वूल जो है ना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। फिर एक निकलता है स्वास्तिक, स्वास्तिक के साइन भी निकलते हैं। वो जो सिंबल है वो कहाँ से निकला है? वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही निकला है, स्वास्तिक का सिंबल। फिर आगे हम अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसको बोलते हैं हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर एक मीटर स्केल जो है वो भी डिस्कवर कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से हुआ, यानी कि इनको मेजरमेंट्स का भी पता था, इसीलिए तो मीटर स्केल निकल के आया है भाई। फिर स्वॉर्ड जो है, यानी हथियार के तौर पे ये तलवारें भी बनाया करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे हथियारों में ये, तो ये भी यहीं से निकल के आता है। फिर बीड मेकिंग की फैक्ट्रियाँ कहाँ से निकल के आती हैं? वो चानूदारों से निकल के आती हैं। मेन जो है, मेन बताना है हमें, बीड मेकिंग की और भी जगह निकली है, लेकिन चानूदारों मेन है सबसे बड़ी, ठीक है। द वर्ड सिंधन यूज्ड बाय द इंडस पीपल डिनोटेड, तो कॉटन। सिंधन जो है, सिंधु नहीं बोल रहा मैं, सिंधन, तो ये इसको बोलते थे कॉटन। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ये मैं, ये यूट्यूब पे भी नहीं बता रखी है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से, याद कर लो इनको। फिर एविडेंस ऑफ फ्रैक्शनल बरियल जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? वो हड़प्पा के अंदर मिलते हैं। ध्यान देना, मैं हड़प्पा और मोहनजोदारो के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, फ्रैक्शनल बरियल्स वगैरह के। तो मैंने पहले भी बताया ना, कंप्लीट बरियल कहाँ हो गया, फ्रैक्शनल कहाँ हो गया, और एक पोस्ट क्रीमेशन बरियल क्या हो गया, ये सब चीज़ें मैंने क्लियरली बताई हैं। अब मैं इनके कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं ये, ठीक है। अब ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसको हम अगले सेशन में करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि ये खत्म कैसे हुई सभ्यता है, ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है। तो कुछ का ये बोलना है कि भाई ये किले तो बना रखे थे, लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा बाढ़ आई, इतनी ज़्यादा फेमाइन आई कि ये सारे के सारे किले के अंदर तक भी घुस गया। हम जैसे मोहनजोदारो में देखते हैं, उसमें भी वैसा सा कुछ दिखा रखा है कि बाढ़ आई और वो सब खत्म हो गया, है ना। तो कि इसमें इतना इतना पानी घुस गया कि पूरी की पूरी सभ्यता को ही नष्ट कर दिया। क्योंकि आप देखिए नेचुरल फोर्सेज जो हैं उनके अंदर पावर बहुत है, चाहे पानी हो, आग हो, कुछ भी आप ले लीजिए, एक नेचर की हवा हो, वो अगर चाहे तो पूरी कितनी भी तबाही कर सकते हैं। टोर्नेडो आ जाए भैया, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं ये कुछ भी तबाह कर सकते हैं। एक थ्योरी बोलती है कि इन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन तबाह हुई। दूसरी थ्योरी बोलती है कि जो आर्यंस हैं उन्होंने आक्रमण किया, जिसकी वजह से ये सारे का सारा नाश हुआ। उन्होंने आके, उनके पास लोहे के हथियार हुआ करते थे और इनके पास लोहा इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अब समझिए ना, आप एक तलवार मान लीजिए कि कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह की और एक लोहे की है, तो कौन सी टिकेगी ज़्यादा? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो उन्होंने आके इनको ख़त्म कर दिया पूरी की पूरी को, और खुद यहाँ पे आके बस गए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी हमारे भारत की जो आप समझ लीजिए कि डेवलपमेंट थी वो 1000 साल तक पीछे चली गई, यानी हम 1000 साल और पीछे हो गए। ये एक चीज़ें भी अभी हम अगले सेशन में देख लेंगे। बट ये दो थ्योरीज निकलती हैं। एनसीईआरटी जो है वो आर्यंस थ्योरी को सपोर्ट करती है और हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। हम एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पे फिलोसफी झाड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आर्यंस थ्योरी को ही सही मान के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, राखी गढ़ी जो हमने देखा था अभी, राखी गढ़ी दोबारा दिखा देता हूँ। राखी गढ़ी के अंदर ना एक ये रहा, ठीक है। राखी गढ़ी के अंदर एक कंकाल मिला है और एक कंकाल मिला है, ठीक है, एक शव मिला है ऐसा कंकाल का, स्केलेटन का, जिसका कि हमने डीएनए किया। और फिर अब जो है ना, इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, हमने इसको रेफरेंस मान लिया कि ये जो डीएनए है, अगर आज भारत की जनरेशन के लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाए तो इसके साथ मैच करके देख सकते हैं आप कि कितने आप भारतीय, रियल भारतीय हैं और कितने आर्यन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक देखिए आर्यन आए नहीं थे, सिंपल सी बात है, आर्यन तो बाद में आए हैं। तो अब आप आर्यन हैं, आप कंकाल जो ये पड़ा हुआ है, आप हड़प्पन या फिर राखीगढ़ी से हैं, समझिए ना, आप इंडस वैली वाले हैं, अब रियल है कौन? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, नीचे जो लोग रहते थे इनको हम यूजुअली रियल भारतीय बोला करते हैं। मैं सही बताऊं आपको तो ये रियल इंडियन आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर के पार्ट में आर्यंस आए और उन्होंने पूरे का पूरा कब्जा कर लिया था, जो कि होते थे गोरा लोग, वाइट पीपल।
तो और ये यहाँ पे थे, ये थोड़ा ब्लैक हुआ करते थे। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आज की डेट में भी आप साउथ इंडियंस को देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली ज्योग्राफी की वजह से डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पानी के एरिया के आसपास रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जबकि ऊपर डिफरेंट है सारे का सारा कंडीशंस, ऊपर हिमालय वगैरह है तो ऊपर एकदम अलग रहेंगी ना कंडीशंस। तो समझो इस चीज़ को, उस ज्योग्राफी की वजह से ये कलर डिफरेंस आया। तो अब जो ये कंकाल है, अब आप है कहाँ से, आप ये आर्यंस के साथ इसको मैच करेंगे, रियल इंडियंस के साथ मैच करेंगे जो यहाँ के नेटिव रहे हैं। फिर आपका देखा जाएगा, आप आज करवा सकते हैं ये टेस्ट, तो आपका देखा जाएगा कि आप भैया कितने परसेंट तो भारतीय हैं, रियल इंडियन है, कितने परसेंट आप आर्यन हैं। इस तरह से आपका थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं बैक से, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलो अब बाकी की आर्यन थ्योरी जो है वो हम अगले सेशन में देखते हैं।